अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा डे 2 है इसका डेटाबेसेस मास्टर क्लास का। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे सारे थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ डेटाबेसेस, नॉर्मलाइजेशन डिस्कस की थी हमने, और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी वो एसक्यूएल के पार्ट्स जिसके अंदर के डीडीएल और डीएमएल के चीज़ें इंक्लूडेड थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि मैं आप लोगों को जो शॉर्टकट है ऑफ नॉर्मलाइजेशन वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एंड सेकेंड पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी वो जो इनर जॉइन और जॉइनिंग ऑफ टेबल्स वाला पार्ट था एसक्यूएल के अंदर, उस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने टॉपिकल्स के अंदर। इसके अलावा जो है जो भी मुश्किल क्वेश्चन जो पिछले 5 साल से पेपर में आए हैं, जो मेरे नज़दीक मुश्किल लगे मुझे, वो ऐसे जिनके ऊपर कि एग्जामिनर रिपोर्ट में मेंशन थी ये बात कि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं अटैम्प्ट कर पाए वो क्वेश्चन सही से, उन क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, अगेन किसी को चाहिए तो वो मुझे बता सकता है। नोट्स एंड टॉपिकल्स मैंने शेयर कर दिए थे ग्रुप के अंदर ही। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। आज हमारे पास पहले क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मई जून 21 पेपर 1-2 का। टॉपिकल का क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैसे कहा गया है आपको कि राज ओन्स हाउसेज दैट अदर पीपल रेंट फ्रॉम हिम। ही हैज़ अ डेटाबेस दैट स्टोर्स डिटेल्स अबाउट पीपल हु रेंट हाउसेज एंड द हाउसेज दे रेंट। किस बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करे? अब यहाँ पे ना इस सवालों को बड़े गौर से आपने देखना है। उसके पास डेटाबेस में क्या दो चीज़ें स्टोर हो रही हैं? डिटेल्स अबाउट द पीपल हु रेंट हाउसेज एंड द हाउसेज दे रेंट। कितनी चीज़ों के बारे में डिटेल स्टोर हो रही है? दो चीज़ों के बारे में। वो लोग जो हाउस रेंट कर रहे हैं और जो सा हाउस रेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आपके पास दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। द डेटाबेस हाउस रेंटल्स हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हाउस रेंटल्स डेटाबेस का नाम है और उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है कि 3 टेबल्स मौजूद हैं। ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, बेसिकली एट्रीब्यूट हेडिंग्स होती हैं, जिसको कि एग्जामिनर इस तरह से लिखता है। वो ऑफकोर्स पूरा टेबल नहीं बनाता जैसे मैंने नोट्स में बनाया हुआ था, एग्जाम्पल वैल्यूज में वो नहीं डालता। वो आपको बस यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स दिखा रहा होता है डेटाबेस के। एंड ये जो अंडरलाइन पार्ट होता है, ये अंडरलाइन पार्ट बेसिकली क्या होता है? ये इसकी प्राइमरी कीज होती हैं। उस खास टेबल की प्राइमरी कीज बेसिकली अंडरलाइन हुई हुई होती हैं। अगर कॉम्पोजिट प्राइमरी की है तो 2 एट्रीब्यूट्स अंडरलाइन हुए होंगे, अगर सिंगुलर प्राइमरी की है तो एक एट्रीब्यूट हाईलाइट हुआ होगा। वो कहते हैं गिव द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस टर्म्स यूजिंग एन एग्जांपल फ्रॉम द डेटाबेस हाउस रेंटल्स फॉर ईच डेफिनेशन। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने फील्ड टर्म एक्सप्लेन करें। फील्ड क्या होती है हमारे पास? बेसिकली एन एट्रीब्यूट इन द टेबल इज नोन एज अ फील्ड। एन एट्रीब्यूट इन द टेबल। उससे कहा है विद एग्जांपल एक्सप्लेन करें। ये विद एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाउस नंबर इन हाउस इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट, टाउन इन हाउस इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट, हाउस आईडी इन रेंटल इज एन एट्रीब्यूट। तो एग्जांपल में देख लेंगे कि एग्जांपल में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कि हाउस नंबर इन टेबल हाउस। इस तरह से पूरी बात आपने लिखनी है तो ही आपको एग्जांपल का मार्क मिलेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन से टेबल के अंदर। तो आपको उसका एक मार्क मिल जाएगा और एक मार्क यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड एज एन फील्ड। उसके बाद आपके पास एंटिटी आ जाती है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी वो चीज़ होती है जो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली इन द टेबल, जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट इन अ टेबल about which data can be stored। और इसके अंदर भी एग्जांपल में आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हम बात करें कि अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेडरूम्स इन अ हाउस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेडरूम्स इन अ हाउस जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होगी? वो एक एंटिटी होगी। एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम्स इन अ हाउस, हमारे पास जो है क्या होगी? वो हमारे पास होगी इसकी एंटिटी। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास अगली चीज़ आ जाती है फॉरेन की। फॉरेन की आपके पास क्या होती है? फॉरेन की इज अ जो कि एक फील्ड की आपके पास प्राइमरी की होती है, जो किसी दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की आती है और उन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करा रही होती है। तो कैसे लिखेंगे इस बात को कि अ फील्ड इन वन टेबल दैट इज दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल।
और इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि जैसा से आप देख सकते हो यहाँ पर कि कस्टमर आईडी यहाँ पर भी अकर हो रही है, हाउस आईडी यहाँ पर भी अकर हो रही है और यहाँ पर भी है। हाउस आईडी इन द रेंटल टेबल इज अ फॉरेन की ऑफ द हाउस टेबल। इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास हाउस टेबल की ये प्राइमरी की थी, यहाँ पर ये फॉरेन की के तौर पे आई हुई है, रेंटल टेबल में ये एज फॉरेन की आई हुई है। तो यहाँ पे हम बात एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी कि हाउस आईडी इन रेंटल टेबल is a foreign key of house table। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। जी हम साहब कुछ कहने लगे थे। जी जी फील्ड बेसिकली आपके पास एक एट्रीब्यूट जो टेबल के अंदर होता है, एक कॉलम जो टेबल के अंदर होता है। देखो ना जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। फर्स्ट नेम इज एन एट्रीब्यूट, लास्ट नेम इज एन एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ इज एन एट्रीब्यूट, ईमेल इज एन एट्रीब्यूट, हाउस नंबर, हाउस आईडी, रोड, रेंटल आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फील्ड बेसिकली वही होती है, एट्रीब्यूट एक कॉलम ऑफ द इन द टेबल। कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट तीनों एक ही चीज़ का नाम है। कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट तीनों बेसिकली किसी एक खास स्पेसिफिकेशन, जैसे देखो आपकी हाइट क्या है, आपका सेकंड नेम क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास अगली चीज़ आ जाती है, वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है वेदर द डेटाबेस हाउस रेंटल्स इज इन 3NF और नॉट। जस्टिफाई योर चॉइस यूजिंग वन और मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द डेटाबेस हाउस रेंटल्स। इसको मैं बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और यही चीज़ थी जो कि बेसिकली मैं तब समझाना चाह रहा था, लेकिन आपको उस तरह समझ नहीं आनी थी। देखो आपके पास सबसे पहली बात क्या कही गई है, सबसे पहली बात आपको ये एक बात कही गई है यहाँ पर कि ये सारी फॉरेन कीज़ है। मैं तो मेंशन कर देता हूँ कि ये फॉरेन कीज़ हैं और ये आपके पास इनकी प्राइमरी कीज़ है। ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात को समझो, कितनी चीज़ों के बारे में मैंने कहा था, दे मैनी टू रिलेशनशिप शुड बी रिमूव्ड राइट फॉर 3। जी आपको रिमूव करने होते हैं इसमें, और इसके टेबल में रिमूव्ड है। मैं आपको सारा बताता हूँ कि किस तरह से होगा। देखो आपके पास यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है कि पहले आपने ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि कितनी चीज़ों के बारे में डेटाबेस बनाया गया था। डेटाबेस को इनिशियली कितनी चीज़ों के लिए बनाया गया था? डेटाबेस को इनिशियली बनाया गया था डिटेल्स अबाउट पीपल हु रेंट हाउसेस, एक चीज़ ये थी, एंड हाउसेस दे रेंट, दूसरी चीज़ ये थी। दो चीज़ों के लिए डेटाबेस को बनाया गया था। डेटाबेस में टेबल्स कितने नज़र आ रहे हैं? एक, दो, तीन, तीन डेटाबेस के अंदर टेबल्स मौजूद हैं। जी, तो ये जो चीज़ है ना बेसिकली, ये आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को मैं रिमूव करके मैं सिर्फ एक देसी ज़बान में समझा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है। ये वही चीज़ है जो पेपर में भी आप कर रहे होते हैं, और वो जो सारी डिस्क्रिप्शन अभी हम लिखेंगे वो भी सारी हम एग्जामिनर की ज़बान में लिखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को जी 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 ये नहीं नहीं फॉरन की है, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि बातें दो कही गई थी एंड टेबल्स तीन बनाए हुए हैं। ये तीसरा टेबल फिर कहाँ से आया है? ये तीसरा टेबल उसी तरह से आया जिस तरह से मैंने वहाँ पर नोट्स में बनाया हुआ था कि आपके पास एक टेबल तो था कस्टमर्स के बारे में और एक टेबल तो था घरों के बारे में। तीसरा टेबल क्या चीज़ है? तीसरा टेबल बेसिकली वो इंटरमीडिएट टेबल है जो कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर रहा है, दो वन टू मैनी बना रहा है। देखो आपके पास नॉर्मलाइजेशन का सूल क्या था कि थर्ड एंड में जब आप जाते हैं तो मैनी टू मैनी को आपने ब्रेक करना था और आप उसको बनाते थे दो वन टू मैनी में। तो ये जो आपको थर्ड टेबल बेसिकली नजर आ रहा है ना, ये थर्ड टेबल बेसिकली इस बात का सबूत है
कि आपको पास जो है मैनी टू मैनी को ब्रेक करके दो वन टू मैनी बनाए गए थे। अच्छा, अगर इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि सर ये कैसे मुमकिन है, तो मैं इसकी एक मिसाल आपको और भी दे देता हूँ। आप देख सकते हैं इधर इस टेबल के अंदर आपके पास इस टेबल की प्राइमरी की और इस टेबल की प्राइमरी की इन दोनों टेबल्स के अंदर एज अ फॉरेन की आ रही है। ठीक है, पहले दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज थर्ड टेबल के अंदर एज फॉरेन कीज दोनों टेबल्स की मौजूद है। दोनों टेबल्स की मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज थर्ड टेबल के अंदर एज फॉरेन की मौजूद है। अगर यहाँ पे रेंटल आईडी टेब ये ना होती तो इस टेबल की ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनती, लेकिन यहाँ पर है तो वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की वाला चक्कर तो हमारे पास नहीं। ये क्या हुआ, ये रेस क्यों नहीं कर रहा? अच्छा क्यों कर, खैर, तो उन दोनों की प्राइमरी की हमारे पास यहाँ पर एज फॉरेन कीज आई हुई है। अच्छा, जब हमारे पास दोनों टेबल की प्राइमरी कीज यहाँ पर एज फॉरेन की लाई गई तो उसकी वजह ये थी कि ये थर्ड टेबल इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट टेबल जो कि बाकी दोनों टेबल्स की वन मैनी टू मैनी को ब्रेक करके दो वन टू मैनी बना रहा है। क्योंकि आपके पास एक कस्टमर के मल्टीपल घर हो सकते थे, एक कस्टमर मल्टीपल हाउसेज रेंट कर सकता था, एंड एट द सेम टाइम एक हाउस में जो है आपके पास जो है क्या कहते हैं मल्टीपल रेंटल्स आ सकते थे। उस चीज को ब्रेक करने के लिए उसने यहाँ पे क्या किया कि रेंटल टेबल यहाँ पर फॉर्म कर दिया जिसके अंदर के दोनों की प्राइमरी कीज मौजूद है। उसकी वजह से हर एक घर को यूनिकली आइडेंटिफाई अब किया जा सकता है और दो वन टू मैनी आपके पास फॉर्म हो गए। इस वजह से जो है आपके पास ये टेबल 3NF में है। इसके अंदर अगर आपने और डिटेल देखनी तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डाटा रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स की सूरत में नहीं आ रहा। फर्स्ट नेम मौजूद है, लास्ट नेम मौजूद है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल मौजूद है एक कस्टमर के अगेंस्ट। यहाँ पर हाउस आईडी के अंदर हाउस नंबर एक ही घर का होगा, रोड एक ही घर के बारे में होगी, टाउन एक ही होगा, बेडरूम्स उतने ही बताए जाएंगे सिर्फ उसी के, बाथरूम भी सिर्फ उसके। तो इन दोनों टेबल्स में रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी नजर नहीं आ रहे। इन चीजों के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि टेबल आपका 3NF में। कैसे? आपको नजर आ रहा है कि चीजें दो कही गई थी, दो चीजें कही गई थी, टेबल 3 है। देयर इज एन एक्स्ट्रा टेबल, दैट एक्स्ट्रा टेबल इज एन इंटरमीडिएट टेबल। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इंटरमीडिएट टेबल है? इंटरमीडिएट टेबल ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि उन दोनों की प्राइमरी कीज यहाँ पर एज अ फॉरेन की आई। एंड एक और चीज जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है बाकी दोनों टेबल्स के अंदर। इस चीज से आप आराम से अंदाजा लगा लोगे कि दिस टेबल इज इन 3NF। इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग समझ आई कि कैसे किया मैंने ये? जी मैं कर देता हूँ। देखो, आपने पता है आइडेंटिफाई क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं खपना है इसके ऊपर। वो जो चीज़ें लिखी हुई है ना नोट्स में, वो चीज़ें जो आपने एग्जाम में लिखनी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपनी इसी तरह से डेवलप करनी जैसे मैंने कहा था। मुझे बताओ यहाँ पे कितने चीज़ों के बारे में कहा गया कि कितनी चीज़ों के बारे में डेटाबेस बनाया गया था? दो चीज़ों के बारे में। टेबल कितने थी? एक एक एक्स्ट्रा टेबल इज कैन बी सीन। दिस एक्स्ट्रा टेबल मस्ट बी एन इंटरमीडिएट टेबल। ये इंटरमीडिएट टेबल क्या वाकई इंटरमीडिएट टेबल सही तरह से बना हुआ है? कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इंटरमीडिएट टेबल सही तरह से बना है? ये सही तरह से इस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि ये बाकी सारे टेबल्स की प्राइमरी कीज, बाकी सारे टेबल्स की प्राइमरी कीज यहाँ पर एज फॉरेन की आई हुई हैं। इस चीज से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि टेबल जो है वो थर्ड टेबल इज एन इंटरमीडिएट टेबल, एंड इंटरमीडिएट टेबल इज यूज्ड टू ब्रेक द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप किस थर्ड कौन सी वाली फॉर्म में ब्रेक होता है? 3NF में। 3NF में जब पहुंचते तो मेनी मेनी ब्रेक होते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पर जिसके अंदर के मल्टीपल वैल्यूज एक डब्बे में स्टोर हुई हुई हो। कोई भी ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से, और हर एक टेबल की अपनी प्राइमरी की भी मौजूद है, हर टेबल की अपनी प्राइमरी की भी मौजूद है, दोनों प्राइमरी की यहाँ फॉरेन कीज में आई हुई है, और थर्ड इंटरमीडिएट टेबल भी फॉर्म हुआ हुआ है। ये चीज जब आप देख लोगे ना तो इससे आपने समझ जाना है कि आपका टेबल जो है वो 3NF में पहुंच चुका हुआ है। ठीक हो गया? जी, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कि कस्टमर और हाउस के दरमियान में थ्री वो कस्टमर और हाउस के दरमियान में था मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी को तोड़कर रेंटल के साथ दो वन टू मैनी बना दिए गए। लाइक कस्टमर एंड रेंटल हैज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप, हाउस एंड रेंटल हैज वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो उस तरह से वो आपका मैनी टू मैनी ब्रेक हो जाता है।
ये जो मैंने रिकॉर्डिंग देने की बात कर दी है ना, उसकी वजह से स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं की क्लास। खैर, एक दफ़ा नहीं दूंगा तो उन्होंने बैठ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि आपके पास अब ये 3NF में तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपने कहानी लिखनी क्या है। कहानी आपने ये लिखनी है कि जो हमने बात की थी, कि जो वहाँ पर हमने डेफिनेशंस पेपर में एक्सप्लेन की हुई थी, वो बात कैसे से लिखनी होती है 3NF के लिए। 3NF के लिए अपने लिखना होता है कि all fields in all the tables are fully dependent on their primary key and no other attributes there are no many to many relationships। उसके बाद उसने कहा था कि यहाँ पे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें, तो एग्जांपल के अंदर हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर आपने एक बिल्कुल जेनेरिक एग्जांपल दे देनी है कि ऑल फील्ड्स इन द कस्टमर टेबल आर फुली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर आईडी। बस ये बात लिखते हैं। ऑल दी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बात लिख रहे हैं कि ऑल दी attributes in the customer table are fully dependent on the customer ID only। वो जो मैंने सारी बात बताई थी, वो सारी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एग्जामिनर उस तरह की टर्मिनोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेपर में आपने क्या लिखना है कि आपने पहले लिखना है कि ऑल फील्ड्स इन द टेबल आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइमरी की एंड नो अदर एट्रीब्यूट्स, देयर आर नो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। 3NF की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, जेनेरिक एग्जाम्पल हमने दे दी कि ऑल एट्रीब्यूट्स इन द कस्टमर टेबल आर फुली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर आईडी ओनली। बस 3NF की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो गई, जो एग्जामिनर को चाहिए थी। और जो आपको चाहिए थी वो बात मैंने आपको बता दी कि टेबल में आपने ये बात देखनी है कि बाकी एक एक्स्ट्रा टेबल मौजूद होगा, वो एक्स्ट्रा टेबल इंटरमीडिएट टेबल होगा। इंटरमीडिएट टेबल कैसे से आइडेंटिफाई होगा कि उसके अंदर जो है आपके पास बाकी दोनों टेबल्स की फॉरेन कीज होंगी, हर टेबल के पास अपनी अपनी प्राइमरी की मौजूद होगी एंड कोई रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। बस इस तरह से जो है आपने चीज आइडेंटिफाई कर ली कि आपका जो टेबल था वो 3NF में था। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, सही डिपेंडेंसी थोड़ा समझा दें। हाउ आर दे ओनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। उसकी वजह ये है कि आपके पास जब आप कस्टमर आईडी के थ्रू, जब आप सर्चिंग सॉर्टिंग वो सर्चिंग ऑफ डेटा करेंगे एसक्यूएल के थ्रू, तो उसमें सीन ये होगा आपके पास कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर आईडी आप फर्स्ट नेम यूनिकली चेक कर सकते हैं। वो जैसे हम अपडेटिंग ऑफ डेटा कर रहे थे ना, कि हमने कोई भी नेम चेंज करना हो, कि हम फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, हम लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, हम ईमेल चेंज करना चाहते हैं, तो हम रेफर किस एट्रीब्यूट को करेंगे? कस्टमर आईडी को। वो करते थे ना, अपडेट टेबल अपडेट कस्टमर सेट फर्स्ट नेम टू इब्राहिम वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। तो वो जो कस्टमर आईडी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो सारे एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम वहाँ पे वेयर कस्टमर आईडी जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस बंदे पे पहुंच जाएंगे। इस वजह से हमने कहा कि ये ओनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, ओनली डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइमरी की। ठीक हो गया, चलो गुड। उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं। जो एक्चुअल काम था, जो समझाने वाली चीज़ थी सबसे मुश्किल, वो मैंने समझा दी एंड अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद जो है आपके पास आगे चलते हैं और उसमें हमारे पास बात आ जाती है कि उससे ये टेबल हमें दिया हुआ है और उसके एग्जांपल वैल्यूज यहाँ पे उसने डाल दी हैं और वो कहते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लिखें टू क्रिएट दिस टेबल। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लिखें तो कैसे लिखी जाएगी? आपके पास यहाँ पे मौजूद है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रेंटल आईडी इंटीजर नॉट नल, कस्टमर आईडी इंटीजर नॉट नल, हाउस आईडी हमारे पास क्या है? हाउस आईडी आपको नजर आ रहा है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमारे पास क्या किया जाता है? वार कार्ड। स्ट्रिंग नहीं लिखना प्लीज, स्ट्रिंग लिखोगे नंबर कट जाएगा। हमारे पास ये नंबर नजर आ रहे हैं, ये नंबर आपको डेसिमल नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि दिस इज रियल, मंथली कॉस्ट इज रियल। और उसके बाद डिपॉजिट पेड बुलियन नॉट नल,
रेंटल आईडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे प्राइमरी की है। बेसिकली रेंटल आईडी यहाँ पे प्राइमरी की थी ना, तो ये जस्ट राइट हियर प्राइमरी की। यहाँ पे ये प्राइमरी की थी। उसके बाद जो है यहाँ पर वो कहता है कि राइट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू रिटर्न द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु हैव नॉट पेड देयर। जी वारकार स्ट्रिंग का नाम था ना, मैंने आपको बताया था डेटाबेस में स्ट्रिंग लफ्ज नहीं यूज होता, वारकार यूज होता है। बेसिकली दे सर्व द सेम पर्पस, बस कहते ही हैं। अच्छा, तो हमारे पास तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो चीज़ है वो कहता है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिटर्न करना है। किस तरह से इसको समझना है? रिटर्न द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु हैव नॉट पेड देयर डिपॉजिट, जिनका डिपॉजिट पेड नो है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर अब समझने की बात है, ये जॉइनिंग ऑफ टेबल्स का सवाल है। जॉइनिंग ऑफ टेबल्स में आपके पास क्या हो रहा है? अच्छा, वहाँ पे इनर जॉइन आपको लिखा हुआ था। इनर जॉइन आपको जो है ना, मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, ये बगैर इनर जॉइन के भी हो जाता है। इनर जॉइन इज जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जामिनर आपको डाल देता है, हम उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे बात समझो कि डिपॉजिट पेड आपके पास इस टेबल में है, डिपॉजिट पेड रेंटल टेबल में, जबकि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो कस्टमर टेबल में। ये दो टेबल से डेटा रिटर्न करना पड़ रहा है आपको, दो डिफरेंट टेबल से डेटा रीड होगा। तो इनको लिंक किया गया है, इस टेबल्स को। इन टेबल्स को किससे लिंक किया गया है? ये टेबल्स लिंक्ड है वाया दी कस्टमर आईडी। ये टेबल्स लिंक्ड हैं अपनी कस्टमर आईडी के थ्रू, जहां पर डिपॉजिट पेड रेंटल टेबल से पढ़ा जाएगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है आपका कस्टमर टेबल से पढ़ा जाएगा। इस कोड को किस तरह से लिखना है, ये कोड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 90% ऑफ कोड इसी तरह से लिखे जाएंगे। देखो व्हाट यू हैव टू रिटर्न हियर। पहली बात तो ये देखो रिटर्न क्या करना है। सिलेक्ट क्या करेंगे हम? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। क्या रिटर्न करना है हमने? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो सिलेक्ट कर लिया। जी जी मैं कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बात की थी कि उसने कहा हुआ है कि आपने रिटर्न करना है फर्स्ट नेम ऑफ लास्ट नेम ऑफ ऑल दोस कस्टमर्स जिन्होंने अपना डिपॉजिट पे नहीं किया हुआ। लेकिन आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो टेबल्स हैं आपके पास गिवन, ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग एंड दिस थिंग। देखिए यहाँ पे देखो, बात सुनो। आपके पास डिपॉजिट पेड जो है वो रेंटल टेबल में, डिपॉजिट पेड इज इन रेंटल टेबल, द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज इन कस्टमर टेबल। दो टेबल्स में से डाटा एक्सेस करना पड़ रहा है आपको, दो डिफरेंट टेबल्स में से डाटा एक्सेस हो रहा है। अब वो एक टेबल में से डाटा नहीं एक्सेस करवा रहा है, वो आपसे दो डिफरेंट टेबल्स में से एक्सेस करा रहा है। इस केस में जो होता है आपको जॉइनिंग ऑफ टेबल्स करनी पड़ती है। जॉइनिंग ऑफ टेबल्स किसके थ्रू होती है? प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज के थ्रू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉरेन कीज की मौजूद है, यहाँ पर इसकी प्राइमरी की मौजूद थी। इसके थ्रू हम टेबल्स को कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जिसका डिपॉजिट पेड नो होगा। तो किस तरह से कोड लिखा जाएगा इसका? हमारे पास जी 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 इसका टेबल जो हमारे पास कोड लिखा जाएगा वो है हमारे पास सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम। फ्रॉम आपके दोनों टेबल्स में से देखा जाएगा। फ्रॉम आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कस्टमर, कस्टमर कॉमा रेंटल। अब जॉइनिंग ऑफ टेबल्स आप देख लें, यहाँ पर जॉइनिंग ऑफ टेबल्स कैसे लिखी जाएगी आपके पास? वेयर वेयर आपके पास रेंटल जो टेबल था, रेंटल डॉट कस्टमर आईडी, रेंटल डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। अब यहाँ पर अभी आपने घबराना नहीं है कि ये क्या बात लिख दी मैंने सारी। ये जो ग्रीन में स्टेटमेंट लिखी है ना, ये बेसिकली जॉइनिंग ऑफ टेबल्स हो रही है। कैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर बात कही थी कि इन दोनों की प्राइमरी कीज के थ्रू ये लिंक्ड है, सॉरी प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू लिंक्ड है ना। किधर गया टेबल? हाँ, ये प्राइमरी की और यहाँ पे फॉरेन की, ये आपके पास प्राइमरी की एंड यहाँ पर ये एज फॉरेन की के थ्रू लिंक्ड है आपस में। इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए जो है आपके पास ये यूज की गई थी, हमने ये स्टेटमेंट लिखी है कि जहाँ पे कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी और रेंटल टेबल के अंदर कस्टमर आईडी सेम हो, उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिटर्न करने हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एंड हमारे पास ये जो गिवन था डिपॉजिट पेड, ये नो हो। एंड डिपॉजिट पेड
इज इक्वल टू नो। तो हमारे पास क्या बात हो रही है कि यहाँ पर बेसिकली जो रेंटल टेबल के अंदर जहाँ कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी सेम हो, और जिस बंदे का कस्टमर डिपॉजिट पेड नो हो, उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिटर्न कर दिए जाए, ये स्टेटमेंट लिखी गई है। तो ये जॉइनिंग ऑफ टेबल जो है बेसिकली डॉट कस्टमर आईडी जो दोनों तरफ लिखा हुआ है दोनों टेबल्स के, ये बेसिकली इस बात को इंश्योर कर रहा है ताकि वो अपनी फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू लिंक हो रहे हो टेबल्स। ठीक हो गया? अच्छा, उसके जी जी मोहम्मद। जी जी मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बात की थी कि दोनों टेबल जो हैं आपके पास, एक एट्रीब्यूट डिपॉजिट पेड रेंटल टेबल में, डिपॉजिट पेड रेंटल टेबल में पड़ा हुआ है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर टेबल में पड़ा हुआ है। दो डिफरेंट टेबल में से डेटा निकालना पड़ रहा है हमें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने वहां से निकालना है, डिपॉजिट पेड हमने दूसरे टेबल में चेक करना है। उसके लिए हमारे पास लिंकिंग फैक्टर क्या है? लिंकिंग फैक्टर बेसिकली कस्टमर आईडी प्राइमरी की वाज अ फॉरेन की ओवर हेयर। इन दोनों को लिंक करने के लिए जो है हमारे पास ये ग्रीन वाली स्टेटमेंट लिखी गई थी, where rental dot customer id is equal to customer dot customer id, कि जहाँ पे रेंटल टेबल की कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी सेम हो, एंड द डिपॉजिट पेड इज इक्वल टू नो, और जिसका डिपॉजिट भी ना पेड हो, तो उसके जो है आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिटर्न कर देने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे नहीं मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, बट अगेन आप लोग क्योंकि मेरे पास एज ए स्टूडेंट रजिस्टर हुए हुए, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और जिसमें कंसर्न हो आप मुझे खुद बता सकते हो। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन अभी एड्रेस करना था। मई जून 22 पेपर 1-2 का आपके पास सवाल है। इधर आपके पास आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 उसका, और कहते हैं डेटाबेस फिल्म स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट फिल्म्स एंड एक्टर्स, पार्ट ऑफ द डेटाबेस इज शोन। आपके पास एक डेटाबेस है जो कि फिल्म्स और एक्टर्स के बारे में डेटा स्टोर कर रहा है। दोबारा से गौर से पढ़ो, कितनी चीज़ों के बारे में डेटा है? फिल्म्स और एक्टर्स, दो चीज़ों के बारे में डेटा आया हुआ है। टेबल कितने गिवन है? 3 टेबल गिवन है। ये बात फौरन एक सेकंड में नजर आ जानी चाहिए। 2 टेबल्स, यहाँ पर 3 टेबल्स। ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास दूसरी चीज़ क्या नजर आ रही है यहाँ पर? इन दोनों की प्राइमरी कीज, इन दोनों की प्राइमरी कीज हमारे पास यहाँ पर एज फॉरन की आई हुई है इस टेबल में। वो अलग बात है, उस टेबल में है ही खाली फॉरन कीज और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास 3 टेबल्स हैं, दूसरी की प्राइमरी की दूसरे एट्रीब्यूट में फॉरन की आई हुई है। मैं एक मिनट में समझ जाना चाहिए मुझे, एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर जो मर्जी हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए एज एन एग्जाम कैंडिडेट कि ये चीज़ जो है ये 3NF रिप्रेजेंट हो रही है, मैनी टू मैनी ब्रेक किए गए हैं, सिंपल बात। अच्छा खैर अभी तो सवाल नहीं आया उसका। वही कहते हैं कि इस टेबल का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ब्रेक करें। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या बात रिप्रेजेंट करनी है कि मैनी टू मैनी तोड़ के, मैनी टू मैनी को तोड़ के M2M was broken into 2 1 to M में, यानी 1 to many में इसमें बनाए गए में मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव टू डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम। ये मैनी के साइड पे बनाना होता है, ये जो मैनी अपने बनाना होता है ना, ये 3 टांगों वाला हिस्सा, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है ना वहाँ पे 3 साइड्स आती हैं, और जिस टेबल आपके पास प्राइमरी की होती है वहाँ पे एक साइड आती है। इस तरह से आपने ड्रॉ करना होता है। मुझे आप देख लें कि ये 2 मार्क्स का सवाल था, मुझे 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे करने में, और आपको भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं सारी इसकी वर्किंग दोबारा समझा देता हूँ कैसे मैंने आया। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे सामने, ये मैं पहुंचा जी अपने पेपर करते हुए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे नजर आया यहाँ पर ये बात कि टेबल के अंदर 2 चीज़ों का जिक्र है, फिल्म्स और एक्टर्स का। टेबल 3 के बने आपको। तीसरे टेबल को मैंने जाके देखा, तीसरे टेबल में मुझे नजर आया कि बाकी दोनों की फॉरन कीज आई हुई है। मैं फौरन समझ गया कि यहाँ पे मेनी टू मेनी को ब्रेक करके 2 1 to many बनाए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन हुई हुई है। 3NF में पे टेबल पहुंचे हुए, मोस्ट लाइकली 3NF में है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स वाली चीज़ मैंने चेक नहीं की। अलबत्ता बाकी दोनों टेबल के प्राइमरी कीज भी हैं, तो वी आर वेरी श्योर दैट द टेबल इज इन 3NF। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मेनी टू मेनी को ब्रेक करके 2 1 to many बनाए गए हैं। तो आपके पास नजर आ रहा होगा कि एक आपके पास एक्टर से फिल्म एक्टर का कनेक्शन है, और एक आपके पास जो है फिल्म फैक्ट से फिल्म एक्टर का कनेक्शन है। अच्छा, वो जो मैनी वाली चीज़ है वो किस तरफ बनानी होती है? देखो, तो मैनी वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपने किस तरफ बनानी है? जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है ना, उस टेबल के लिए आप जो है यहाँ पर मैनी बनाते हो, और जिस टेबल की प्राइमरी कीज होती है ना, उस टेबल्स की जो है बेसिकली यहाँ पर ये 1 वाला रिलेशन होता है। तो ये आपके पास 2 1 to many रिप्रेजेंट हो गए। सर आपने यहाँ पर ये क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया?
जिसके दिमाग में क्वेश्चन आया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखो देखिए, मैंने बात की कि ये तो ब्रेक कर दिया ना हमने। ये टेबल बनाया क्यों था? ये टेबल इसलिए तो बनाया था ताकि दोनों की रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। जब हमने रिलेशनशिप ब्रेक कर दी तो व्हाई डू यू हैव टू रिप्रेजेंट इट? अगर आप उसको रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब रिलेशनशिप अभी एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्टेंस ही तो तोड़नी थी हमने सारी, इसलिए तो हमने थर्ड टेबल बनाया था। इसलिए वो अब रिप्रेजेंट नहीं होगा। जब दो वन टू मैनी रिप्रेजेंट हो गए हैं एंड मैनी टू मैनी के ब्रेक तो होने की बात कर दी गई है, तो उसके बाद मैनी टू मैनी रिप्रेजेंट नहीं होगा। इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई आप लोगों को? जी मोहम्मद और हमजा। अच्छा, जी जी पूछो। इफ देयर वर टू टेबल्स व्हिच आर, नहीं नहीं होगा, नो चांस। अगर ऐसा होता भी है तो मैं बता देता हूँ। जिस टेबल के अंदर बाकी सब टेबल्स की फॉरेन कीज होंगी ना, जिस टेबल के अंदर बाकी सारे टेबल्स की फॉरेन कीज होंगी, वो टेबल आपका इंटरमीडिएट टेबल है। ठीक है? जिस टेबल, अगर 10 टेबल बने होते एंड वन टेबल हैड द फॉरेन कीज ऑफ द अदर 9 टेबल्स, वो वाला इंटरमीडिएट टेबल होगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, और इतने ही क्विक आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंप्लीट करना है, जैसा से मैंने अभी अब करके दिखाया है। उसके बाद करें, द composite primary key consists of two or more attributes that together form the primary key. Explain why the table film actor has a composite primary key. क्योंकि आपके पास यहाँ पे composite primary key क्यों यूज की गई है? composite primary key इसलिए यूज की गई है क्योंकि आपके पास neither of the elements, sorry, neither of the attributes cannot uniquely identify each tuple itself, but together they can. मगर वो together they can represent it, तो इसलिए जो है हमने उसको एक composite primary key फॉर्म कर दिया। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि neither attribute can uniquely identify the tuple on its own self, but together आपके पास जो है क्या कहते हैं, they can uniquely identify, hence a composite primary key is used. क्या बात हो रही थी यहाँ पर कि आपके पास composite primary key क्यों आ गई? वही जो बेसिक डेफिनेशन है ऑफ द composite primary key, कि क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है नहीं कर सकते। फिल्म आईडी जो है वो डायरेक्टली जो है आपके पास टपल को यूनिक आइडेंटिफाई नहीं करा सकती, खाली जो है एक्टर आईडी भी नहीं करा सकती, लेकिन दोनों को जोड़ दें तो फिर वो करवा सकती है। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की इस्तेमाल कर ली। उसके बाद आपके पास आ जाती है अगली चीज, जो कहते हैं कंप्लीट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द आईडीज ऑफ ऑल। जी देखो, हमारे पास क्या हो रहा था कि जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं, एक्टर आईडी भी पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करा सकती इन द फिल्म एक्टर टेबल। इस टेबल में हमारे पास जो है वो एक्टर आईडी जो है डायरेक्टली इस पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा सकती, क्योंकि एक एक्टर मल्टीपल फिल्म में काम कर रहा होता है। एक एक्टर मल्टीपल फिल्म में काम कर रहा होता है और आपके पास एक फिल्म के अंदर मल्टीपल एक्टर्स होते हैं, तो ओनली द एक्टर आईडी कैन नॉट यूनिकली रिप्रेजेंट द एंटायर टपल। ना ही खाली फिल्म आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकती है एवरी टपल, बट टुगेदर कंबाइंड करा सकती है। इस वजह से हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट प्राइमरी की यूज कर ली बस। जी, तो डायरेक्टली जो है हमारे पास एक्टर आईडी के थ्रू पूरा टपल रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा था, ना ही डायरेक्टली फिल्म आईडी के थ्रू मल्टीपल हो पा रहा था। देखो, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अगर एक्टर है जो है कहते हैं बिलफर्ज मायरा खान है आपके पास, तो वो दो फिल्मों में काम कर सकती है, कोई इसमें अजीब बात नहीं है, दो तीन चार फिल्मों में काम कर सकती है। इसी केस में जो है आपके पास एक फिल्म के अंदर जो है आपके पास तीन चार एक्टर्स हो सकते हैं।
तो इस वजह से हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअली नहीं करा पा रहे थे, बट कंबाइंड तौर पे करा पा रहे हैं, इसलिए हमने कंपोजिट प्राइमरी की यूज कर ली यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आपके पास कंप्लीट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द आईडीज ऑफ ऑल द एक्टर्स इन द फिल्म विद द टाइटल सिंडरेला। यहाँ पर इनर जॉइन का इस्तेमाल हुआ है। ये इनर जॉइन की फंक्शनिंग बिल्कुल वही होती है जो आपके पास अभी मैंने पिछले जॉइनिंग टेबल में करवाई थी। इसका समझ लो, इसको भी समझा देता हूँ, बिल्कुल वही चीज़ हो रही है वहाँ पर। कोई इससे घबराना नहीं कि इनर जॉइन ऑन क्या लिखा हुआ है। ये ऑन और इनर जॉइन दो नई टर्म्स हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है। बता देता हूँ किस तरह से। क्या रिटर्न करना है आपने? रिटर्न द आईडीज ऑफ ऑल द एक्टर्स इन द फिल्म विद द टाइटल सिंड्रेला। आईडीज रिटर्न करनी है फिल्म सिंड्रेला के अंदर। फिल्म का नाम देखो कौन से टेबल में है आपके पास। द फिल्म नेम इज इन द फिल्म फैक्ट, एंड आपके पास एक्टर आईडी इज इन द एक्टर टेबल। इन दोनों का लिंकिंग पार्ट आपके पास इन टेबल्स में, यानी कि इस टेबल के थ्रू जो है इन दोनों को लिंक कराया गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि एक्टर आईडी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। एक्टर आईडी वो यहाँ से उठा रहा है, और एक्टर आईडी उसने यहाँ से उठा ली, और इसको आपस में लिंक किससे करा दिया गया। उसके बाद लिंकिंग चीज क्या बन गई कि इन दोनों की ये आपके पास फिल्म आईडी यहाँ पे प्राइमरी की, यहाँ पर फॉरेन की। एक्टर आईडी यहाँ से उठाई, फिल्म टाइटल यहाँ से उठाएगा। तो आपको भी नजर आ रहा है सिलेक्ट क्या करना है। सिलेक्ट हमने क्या करनी है, एक्टर आईडी। सिलेक्ट एक्टर आईडी फ्रॉम फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर से हमने उठा ली, फिल्म एक्टर से हमने फॉरेन की एक्टर आईडी उठा ली। इनर जॉइन, इनर जॉइन दूसरा टेबल कौन सा है? देखो दूसरा टेबल कौन सा है, दूसरा टेबल उसने वैसे खुद ही लिख दिया भाई, यहाँ पर कोई मसला बात नहीं है, खुद ही उसने लिख दिया कि दूसरा टेबल क्या होगा आपका। दूसरा टेबल आपका फिल्म फैक्ट होगा, जिधर से हमने फिल्म का टाइटल उठाया था। जी मोहम्मद। जी 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 मैं बता देता हूँ। देखो इसमें सिंपल सी बात यह है कि आपके पास आईडीज ऑफ ऑल द एक्टर्स लिखा हुआ है। तो एक्टर आईडी की बात हो रही है ना, आईडीज ऑफ ऑल द एक्टर्स मतलब ये कि एक्टर आईडी। अच्छा, और वैसे भी फिल्म तो एक ही है आपके पास सिंड्रेला, तो उसकी एक ही फिल्म आईडी होगी। अच्छा, तो बात यहाँ पे एक्टर आईडी की हो रही है। ऑन, अच्छा यहाँ पे दोनों टेबल्स हमें नजर आ गए। एक आपके पास फिल्म फैक्ट थी और एक आपके पास फिल्म एक्टर, दोनों टेबल्स ये थे। ऑन फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आईडी के आगे आप बात लिखते हो वही वाली जैसे वहां पे लिखी थी, फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी। फिल्म एक्टर फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी। यहाँ पर फिल्म आईडी क्यों लिखा हुआ है? फिल्म आईडी इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज जो आपका फैक्टर दैट इज लिंकिंग, वो जो की जो यूज हो रही है, जो लिंकिंग के लिए यूज हो रही है ना, लिंकिंग के लिए आपके पास फिल्म आईडी यूज हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ये लिखी हुई है फिल्म आईडी। ये वही चीज लिखी हुई है। मैंने वहाँ पे क्या किया हुआ था कि जब आपके पास पहले लिखा हुआ था यू डिडंट हैव दिस स्टेटमेंट्स, यहाँ पे फिल्म फिल्म फैक्ट या कॉमा करके लिखा जाता था। इनर जॉइन भी वही चीज कर रहा होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, एंड वेयर फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म टाइटल इज इक्वल टू सिंड्रेला। बस ये आपके पास कोड है, इससे रिटर्न हो जाएगा। कोई सवाल इसके अंदर? जी, हमने क्या करना है, जी जी मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे वही चीज हो रही है जो पिछली दफा में हमने जॉइनिंग टेबल में की थी, सिवाय कि अब यहाँ पे इनर जॉइनर ऑन लफ्ज आ गया। इग्नोर दोज वर्ड्स फॉर नाउ, वर्किंग सेम है। वर्किंग क्या है कि आपको ये बात पता है कि दो टेबल्स के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स में एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। कैसे? उसने कहा है एक्टर आईडी रिटर्न करें, एक्टर आईडीज रिटर्न करें जहां पर आपके पास फिल्म का टाइटल सिंड्रेला हो। मुझे बताएं, एक्टर आईडी हमें नजर आ रही है, एक्टर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, फिल्म टाइटल यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों टेबल्स में ज्वाइन होना है। किस एट्रीब्यूट की बुनियाद पे ज्वाइन किया जा सकता है? इसकी जो प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की इज अ फॉरेन की ओवर हेयर। इसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे फिल्म फैक्ट को और फिल्म एक्टर को, इनके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया एक्टर आईडी फ्रॉम फिल्म एक्टर, इनर जॉइन फिल्म फैक्ट। ये फिल्म फैक्ट मैंने जो पिछला सवाल था उसके अंदर मैंने डायरेक्टली कॉमा लगा के लिख दिया था, वो चीज़ भी बिल्कुल सही काम करती है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो आपके पेपर में उसने इंक्लूड किया है। फ्रॉम फिल्म अंडरस्कोर एक्टर इनर जॉइन फिल्म अंडरस्कोर फैक्ट,
ऑन, इधर मैंने वेयर लिखा था उस वक्त, वेयर फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आई डी इज इक्वल टू फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आई डी। ये फिल्म आईडी जो थी बेसिकली ये क्या थी, ये वो स्टेटमेंट है जिसके, ये वो प्राइमरी की और फॉरेन की थी जिसके थ्रू के इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कराया गया था। तो इनका कनेक्शन मेंटेन करने के लिए ये ऑन वाली स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है। एंड फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म टाइटल, कि यानी कि फिल्म फैक्ट वाले टेबल के अंदर जो फिल्म टाइटल है वो सिंड्रेला के इक्वल हो, ये बात है। ठीक हो गया? समझ में आया? जी। फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी, फिल्म एक्टर, नहीं, फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी इज इक्वल टू फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आईडी। ये स्टेटमेंट जो है ना बेसिकली आपके फिल्म फैक्ट एंड फिल्म एक्टर टेबल, इन दोनों को ज्वाइन कराया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फिल्म आईडी। फिल्म आईडी एट्रीब्यूट दोनों में मौजूद था, उसको फिल्म फैक्ट के और फिल्म एक्टर टेबल को ज्वाइन कराने के लिए यूज किया गया। ऑन बेसिकली इज द स्टेटमेंट जो कि बेसिकली ज्वाइनिंग के लिए कर, जी बिल्कुल, कंबाइनिंग द एट्रीब्यूट्स के लिए जो है ये चीज इस्तेमाल की जाती है। पिछले वाले सूडो कोड कह रहा हूँ एसक्यूएल स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये बात डायरेक्टली लिखी थी। ये डायरेक्ट एग्जांपल में बिल्कुल तरह से काम करती है। मैंने क्यों डायरेक्ट लिखी, देखो फिल्म आईडी यहाँ पर उसने जो है मैं बता देता हूँ क्यों। उसकी वजह ये है कि बिकॉज यहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर एज अ फॉरेन की मौजूद है। द फैक्टर दैट इज बेसिकली, मतलब वो जो चीज जो बेसिकली जो लिंक कर रही है दोनों टेबल्स को, प्राइमरी की फॉरेन की थ्रू लिंकिंग कराई जाती है ना। ये बात हमने पढ़ी थी कि लिंकिंग इज डन बेस्ड ऑन द प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की जाती है, दोनों टेबल आपस में लिंक हो जाते हैं, इस वजह से फिल्म आईडी ली गई है। ठीक है, वो जो मैंने ऊपर कोड लिखा था वो डिफरेंट क्यों है, वो डिफरेंट नहीं है, वो इसी की सिंपलर फॉर्म है। ये उसी की सिंपलर फॉर्म है, इस चीज को भी उसी तरह से लिखा जा सकता है। मैं इस चीज को उस तरह लिख के दिखा देता हूँ आपको। इस चीज को अगर आपने जी 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 हमजा, जी जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, ये पुराना वाला कोड है, उसके अंदर भी हमने सेम चीज की हुई है। और इसी को मैं इनर जॉइन के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ। इसी चीज को मैं इनर जॉइन के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आप लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन, इनर जॉइन दूसरा टेबल, इनर जॉइन रेंटर। ऑन किसके बेसिस पे कनेक्ट कर रहे हैं, उनके कस्टमर, उनकी प्राइमरी कीज के ऊपर, प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशन के ऊपर। ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू रेंटल डॉट कस्टमर आईडी, एंड वही आगे स्टेटमेंट आ गई आपके पास, डिपॉजिट पेड इज इक्वल टू नो। ये चीज आपके पास इनर जॉइन के थ्रू लिखी गई। मैं क्यों नहीं सजेस्ट करता ये इनर जॉइन के साथ लिखना, क्योंकि ये मुश्किल हो। दिस थिंग वर्क्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गई, इसका फिल इन द ब्लैंक्स के सूरत में आप लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आ गई आपको लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स के सूरत में नहीं आती तो ये अप्रोच बेस्ट है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ लग रही है ना, बाकी सारी चीज़ तो वही है कि आपने दोनों टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। ये इनर जॉइन और ऑन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, सिर्फ इस वजह से मैं इसको आपको लिखने को प्रेफर नहीं करवाता, लेकिन आपको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में करना आना चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गया? ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगली चीज़ आ जाती है कि आपने एसक्यूएल स्क्रिप्ट रिटर्न करना है, सॉरी लिखना है, टू काउंट द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट वर रिलीज्ड इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म्स का आपने टोटल काउंट रिटर्न करना है। मुझे बताओ यूनिकली आइडेंटिफाई कितने फिल्म्स यूनिकली आइडेंटिफाई किस एट्रीब्यूट पे हो रही हैं? फिल्म आईडीज की बुनियाद पे, फिल्म आईडीज की बुनियाद पे जो है आपका। तो अगर हम फिल्म आईडीज काउंट कर लें,
क्योंकि देखो पॉसिबल है कि दो फिल्म्स का सेम नाम हो, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है कभी, लेकिन लेट्स जस्ट इमेजिन कि दो फिल्म्स का सेम नाम था, फिल्म आईडी तो एक ही होगी ना, तो प्राइमरी की इज द फिल्म आईडी है, तो वी विल काउंट द फिल्म आईडीज। तो हम करेंगे सिलेक्ट, नहीं टेबल, टेबल नहीं सिलेक्ट करना, सबसे पहले आपने वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना होता है जो काउंट करना है हमें। वी विल डू दिस एज सिलेक्ट काउंट, और सॉरी काउंट स्मॉल में लिख दिया मैंने, काउंट, और काउंट करेंगे हम फिल्म आईडीज, फिल्म आईडी, हम फिल्म आईडी काउंट करेंगे यहाँ पर फ्रॉम फिल्म फैक्ट, फ्रॉम फिल्म फैक्ट। जी, सिलेक्ट हम करेंगे काउंट फिल्म आईडी फ्रॉम फिल्म फैक्ट, जिधर आपके पास डेट, वेयर आपके पास जो है, वेयर एट्रीब्यूट का क्या नाम था जो डेट्स जिस पे स्टोर थी, वेयर रिलीज डेट। अच्छा यहाँ पे समझ लें डेट्स को किस तरह से लिखते हैं, वेयर रिलीज डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 01/01/2022 हैश। ये हैश क्यों है, ये हैश बेसिकली डेट लिखने का तरीका है, डेटाबेस में डेट इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। एंड रिलीज डेट is less than or equal to hash 31/01/2022 hash। ये सारी बात का क्या मतलब है, हमने सेलेक्ट किया द काउंट ऑफ द फिल्म आईडीज, सेलेक्ट किया द काउंट ऑफ द फिल्म आईडीज इन द फिल्म फैक्ट टेबल where the release date is greater than or equal to the 1st of January 2022 and is less than or equal to 31st January 2022। तो फर्स्ट से लेकर 31st ऑफ जनवरी के दरमियान में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई थी उन सब की फिल्म आईडीज काउंट होकर रिटर्न कर दी जाएंगी। ठीक हो गया। जी मोहम्मद, आपको भी क्लियर है? यार वो एक उसका स्ट्रक्चर है, बस डेट लिखने के लिए जो है ना एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है डेटाबेस के अंदर, इट्स जस्ट हाउ द सिंटैक्स इज मेड। उसको बेसिकली जो है ना आपके वो जो आपका वो है आगे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जिसके अंदर के बेसिकली क्वेरी प्रोसेसर जिसमें चल रही है क्वेरीज, तो उसको पता चल जाता है कि ये डेट वैल्यू है, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो समझ जाता है कि ये डेट लिखी हुई है, वरना वो समझेगा कोई डिवीजन है, वो उसको या स्ट्रिंग की तरह डील करने की कोशिश करेगा, इस वजह से उसको पता होता है कि डेट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है विच इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द टॉपिकल्स। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जैसे अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर 1-2 है, ठीक है। और ये अक्टूबर के पेपर जो है अमूमन जो है कभी बार मुश्किल अचानक से आ जाता है और डिफिकल्ट सवाल दे देता है। उससे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनल डेटाबेस गार्डन हैज द फॉलोइंग टेबल्स, ओनर आईडी, फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर, ट्री आईडी, ट्री पोजीशन। अभी इसे ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट टेबल नहीं बना हुआ, नो इंटरमीडिएट टेबल एग्जिस्ट इन दिस। दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, दो ही टेबल्स बने हुए हैं, ओनर और ट्री। अच्छा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक और चीज, एक्स्ट्रा फालतू के अनरिलेटेड एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जिनको पार्शियल डिपेंडेंसीज कहा जाता है आपके पास, ठीक है। बड़ी आराम से आपको नजर आ रहा है कि ये देखो ट्री आईडी एंड ट्री पोजीशन, ये ट्री आईडी यहाँ पे फॉरन की होनी चाहिए थी और ये दूसरे ट्री में होना चाहिए था, ये ट्री पोजीशन यहाँ पर क्यों बिलोंग कर रहा है आपके पास, एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है हमें बड़ी क्लियरली। अच्छा, और यहाँ पर वो कहते हैं द टेबल इज नॉट इन 3NF, एक्सप्लेन हाउ द डेटाबेस कैन बी नॉर्मलाइज्ड टू 3NF। हमें ये बात नजर आ रही है कि कोई इंटरमीडिएट टेबल नहीं है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पास क्या है यहाँ पर कोई थर्ड टेबल हमें नजर नहीं आ रहा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर बेसिकली जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो ब्रिंगिंग इन इट 3NF, आपने सिंपली यहाँ पे मैनी टू मैनी ब्रेक करना समझाना है, वो आप समझा देंगे, आपके 3NF वाले नंबर पूरे हो जाएंगे। कैसे करना है मैं करा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे
कि रिमूविंग द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड ट्री टेबल, removing the many to many relationship between owner and tree table, इन दोनों के दरमियान में से इनके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप निकाले जाएंगे। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग अ लिंकिंग टेबल, बाय क्रिएटिंग अ लिंकिंग टेबल between owner and tree, between owner and tree। वो लिंकिंग टेबल कैसा होगा? वो लिंकिंग टेबल आपके पास इस तरह से होगा कि the linking table will contain linking table will contain the foreign keys, the foreign keys यानी कि फॉरेन कीज की बजाय द फॉरेन कीज की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं द ट्री आईडी एंड ओनर आईडी, एंड हम कौन सा हमारे पास फालतू एट्रीब्यूट था? ये ट्री पोजीशन, ये तीसरी चीज आ जाएगी। एंड जी क्या सवाल किसका है सर? यहाँ हम इंटरमीडिएट टेबल की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं, लिंकिंग टेबल इंटरमीडिएट टेबल बिल्कुल वही है। एंड तीसरा कौन सा एट्रीब्यूट था मैंने बोला था? तीसरा एट्रीब्यूट मैंने बोला था ट्री पोजीशन, एंड ट्री पोजीशन। इन तीनों को हम उस लिंकिंग टेबल में डाल देंगे और उसके बाद क्या होगा आपके पास कि ट्री आईडी एंड ओनर आईडी will form its composite primary key। ये जो आपके पास चीज की गई है ना, ये आपके पास जो है इसको 3NF में ले आएगा। मैंने बिल्कुल वही बातें लिखी हैं यहाँ पर जो मैं ऊपर समझाता आ रहा हूँ। कैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा क्या किया हमने पहले बात की कि हम कैसे 3NF में लाएंगे। हाउ कैन इट बी नॉर्मलाइज्ड? वी विल रिमूव द थ्री मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैनी टू मैनी को तोड़ेंगे। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग अ लिंकिंग टेबल, बाय क्रिएटिंग अ लिंकिंग टेबल। लिंकिंग टेबल में क्या होगा? लिंकिंग टेबल में आपके पास फॉरेन कीज होंगी बाकी दोनों टेबल्स की, और वो जो फॉरेन कीज आपके पास मौजूद थी वो उसकी कॉम्पोजिट प्राइमरी की फॉर्म कर रही होंगी। ये 4 बातें लिखी हैं, मैंने 4 मार्क्स का आपको लिख के दिया। इसमें से एक आधा पॉइंट मिस भी हो जाए तो तब भी आपको मिल जाएंगे नंबर, लेकिन मैंने आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दी। मैनी टू मैनी तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? लिंकिंग टेबल या इंटरमीडिएट टेबल बनाकर। इंटरमीडिएट टेबल के अंदर जो है बाकी दोनों टेबल्स की फॉरेन कीज होंगी एंड वो उसकी आपस में कंबाइन होकर कॉम्पोजिट प्राइमरी की उस टेबल की बनाएंगी। बस 4 मार्क्स आपके हाथ में, वैसे 3 नंबर का है तो 3 नंबर आपके हाथ में एग्जामिनर इतनी सी बात का दे देगा। ये वही स्टोरी है जो मैंने ऊपर समझाई थी नॉर्मलाइजेशन की। ट्री पोजीशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है, देखो ट्री पोजीशन का एक एक्स्ट्रा कंटेंट पॉइंट एग्जामिनर ने दिया हुआ है आपको, ठीक है। लाइक ये टोटल जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये ट्री पोजीशन का पूरा नंबर है एक्स्ट्रा 5 मार्क्स का। मैं बता देता हूँ क्यों। लेकिन अगर आप नहीं ना लिखते तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह है बिकॉज द ट्री पोजीशन इज एन इररिलेवेंट थिंग हियर। इसको ओनर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब एक इंटरमीडिएट टेबल बनाया है तो बेसिकली उसके दरख्त की क्या पोजीशन है, जो मालिक है उस दरख्त का, उसके दरख्त की क्या पोजीशन है, ये बात तो उस लिंकिंग टेबल में होनी चाहिए ना, जो लिंक करवा रहा है कि ये ओनर है, ये ओनर आईडी है, ये ट्री आईडी और इसका दरख्त इस जगह पे लगा हुआ है, बाग के अंदर, गार्डन के अंदर इस जगह पर इस बंदे का दरख्त लगा हुआ है, ये बात वहां पर होनी चाहिए। इस वजह से हमने मूव कर दिया। लेकिन अगर आप इसको मूव नहीं भी करते हो ना, लाइक इफ यू जस्ट डोंट राइट द ट्री पोजीशन वाली बात है, उसके बावजूद ये 4 नंबर का है, उसके बावजूद भी ये 4 नंबर का है अभी, तो डोंट वरी, ठीक है। ये सिर्फ ये जो ट्री पोजीशन वाली बात है ये एक्स्ट्रा 5वें नंबर पे लेकर जा रही है, विच इज बेसिकली द मैक्सिमम कंटेंट पॉइंट जो एग्जामिनर ने आपको लिख के दिए हैं, वो 5वां नंबर बेसिकली इस चीज का है। आप नहीं भी करते हो, आपने इतनी सी बात लिख दी जो मैंने असूल बताए हैं। असूल क्या मैंने बताए हैं? असूल मैंने बताया आपको, मैनी टू मैनी हम ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे? आपके पास इंटरमीडिएट टेबल के थ्रू।
इंटरमीडिएट टेबल के अंदर जो है बाकी दोनों की प्राइमरी कीज एज फॉरेन कीज आएंगी और एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की फॉर्म होगी। इस बात के आपके पास 3NF के असूल पूरे हो गए, आपको जो है नंबर दे दिए गए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास आता है राइट द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल ट्री टू स्टोर द फॉलोइंग डेटा। हमने यहाँ पे एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना है ताकि हम ये डेटा डाल सकें। आपके पास आईडी में साइंटिफिक नेम, फास्ट, मैक्सिमम हाइट एंड फास्ट ग्रोइंग, ये एट्रीब्यूट्स ऐड होने हैं। एट्रीब्यूट्स ऐड करने का हमारे पास तरीका क्या था? हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था इंसर्ट इनटू वाली कमांड। हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का क्या नाम है, ट्री आईडी किसमें, हाँ ट्री में, इंसर्ट इनटू ट्री। और हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं? हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ट्री आईडी, याद रहे इसका ऑर्डर का ख्याल रखना, ट्री आईडी, साइंटिफिक नेम, कॉमा मैक्स हाइट, कॉमा फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज। वैल्यूज इसकी क्या है? वैल्यूज इसकी हमारे पास हैं लो, कॉमा 1276, साइंटिफिक नेम सेलेक्स एल्बा, कॉमा हाइट हमारे पास 30.00, फास्ट गोइंग हमारे पास 2। बस ये आपके पास इसकी एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख दी गई ताकि आप इस पे डाटा का नया रिकॉर्ड इसमें डाल सकें। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अच्छा, जोहा और आपको भी क्लियर, मोहम्मद आपको भी क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद जो है आपके पास आ जाते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ कैंडिडेट की इन अ रिलेशनल डेटाबेस। कैंडिडेट की हमारे पास क्या होती है? कैंडिडेट की हमारे पास वो वाली की एक एट्रीब्यूट होता है विच हैज द पोटेंशियल टू बी अ प्राइमरी की। हमारे पास आ जाएगा एन एट्रीब्यूट दैट हैज potential to be a primary key. Describe using an example what is meant by a data dictionary. Data dictionary हमारे पास क्या होती है? Data dictionary stores the metadata of the database. इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारे पास, जिस तरह से एग्जांपल में इट स्टोर्स, हमारे पास स्टोर होता है यहाँ पर जो है आपके पास एट्रीब्यूट नेम्स, एट्रीब्यूट नेम स्टोर करता है। इसके अलावा जो है आपके पास जो प्राइमरी की फॉरेन कीज होती हैं वो भी ये स्टोर कर होता है, प्राइमरी कीज एंड रिलेशनशिप्स। वैसे तो उससे यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह दिया, उससे लिखा हुआ है एन एग्जांपल, वो एक एग्जांपल एक ही मांग रहा है आपसे, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल इट स्टोर्स एट्रीब्यूट नेम्स एनएफ। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा आपके पास एक ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस शो करा रहा होता है और इसके अंदर जो है आपके पास मॉडल्स होते हैं। एग्जांपल दी ईआर डायग्राम, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास द ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, which models it, for example in ER diagrams। ER डायग्राम्स जो हमने बनाए थे वो जो वन टू मैनी वाले डब्बे डब्बे थे और सारे एक्टर शेक्टर जोड़ रहे थे, वो जो है आपके पास लॉजिकल स्कीमा का ऐसा होते हैं। जी सर, हाउ मेनी मार्क्स डज डेटाबेस कम फ्रॉम P1? देखो आपके पास, देखो अगर पेपर बहुत आसान है, हलवा सा पेपर आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्क्स का तो ये था। बट ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि 21 मार्क्स तक भी जाते हैं। ऑल तो ये सवाल में आपके पास ज़्यादा मुश्किल चीज़ कोई नहीं आई थी।
ये क्वेश्चन जो है आपके पास, मैं अभी आपको 17-18 वाले भी दिखा सकता हूँ, 20 वाले भी दिखा सकता हूँ। इसमें 75 मार्क के पेपर में 20 नंबर इसके, यानी कि ए स्टार से ए पे बच्चा आ जाएगा या ए वाला बच्चा बी पे आ जाएगा, डेटा बेसिस नहीं पढ़ के गया वो, एक पूरा ग्रेड, बल्कि 20 मार्क्स पर दो ग्रेड तक का भी फर्क पड़ सकता है आपको। इस वजह से डेटाबेस कितने ज़रूरी है, ये बात थी जी। और इसके अंदर मैं बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये छोटा था, बट उसमें जो एक्चुअल बात पता है क्या है। अब देखो ये सवाल मुश्किल है कि 3NF में किस तरह से जाने, ये बच्चा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। जब वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, वो पहले पार्ट को देख के घबरा जाएगा, उसके बाद फिर वो ये भी नहीं करेगा। ही वुड नेवर इवन ट्राई डूइंग दिस। हालांकि ये पिछले नीचे वाले 5 मार्क्स की डेफिनेशन तो मुफ्त की हैं, इवन ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन चलो ये भी नहीं हो रहा आपसे, अगर सॉरी ये भी नहीं अगर आपसे हो रहा तो ये वाली तो कोई भी मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो इसको भी ट्राई नहीं करता। इसलिए जो है यहाँ पर इस तरह के सवाल पे वो आपको हमेशा करेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स हैं, चैप्टर 4 चैप्टर 8 पेपर 1 के। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमारे पास ज़्यादातर यहाँ पर इसके डेफिनेशन हैं। अभी आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है डेटाबेस के ऊपर। मई जून 23 पेपर 1 1। मई जून 23 की सीरीज में हमेशा कितना आसान आई थी, उसके बावजूद 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। An organization uses a database to store data about the types of birds that people have seen. एक आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटाबेस इस्तेमाल करती है टू स्टोर द डेटा अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो कि लोगों ने देखी हुई है। द डेटाबेस इज मैनेज यूजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ये वो DBMS इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकें। We can state what is meant by the data dictionary and give an example of an item typically found in data dictionary। ये हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेटा डेटा होता है, और मेटा डेटा में हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स, नेम, फील्ड नेम्स, रिलेशंस वगैरह सारे मौजूद होते हैं। इस चीज़ को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। State what is meant by the data integrity and give one example of how it is implemented in a database। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस बात पे इंश्योर किया जाता है डेटा इज कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। इट मेक्स श्योर डेटा is consistent and accurate। और इस एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा कि इट एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इट एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसके अलावा जो है आपके पास दूसरी बात ये होती है कि वो अगर डेटा एक जगह से डिलीट हुआ तो दूसरी जगह भी डिलीट हो जाए, एक जगह से अपडेट हुआ तो दूसरी जगह अपडेट हो जाए। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन रूल्स वो सारे होते हैं, बट एग्जामिनर ने कहा था कि एग्जाम्पल देनी है, इसलिए मैंने एक लिखी है, वरना वो वाली चीज़ें भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का, डेटा इंटेग्रिटी का हिस्सा होते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ को कहा जाता है कि एक जगह से अपडेट हुआ तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है, वो फिर से भाग गया मोहम्मद, द डेटाबेस बर्ड्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड द पीपल हु हैव सीन देम। आप दोबारा से गौर से देख लो इसको, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड पीपल हु हैव सीन देम। दो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन थी। द डेटा अबाउट ईच बर्ड इज सीन स्टोर्ड एंड इट्स लोकेशन, एंड डेटा अबाउट द पर्सन हु हैज सॉ द बर्ड्स। आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास डेटाबेस में 3 टेबल नजर आ रहे हैं, बर्ड टाइप, बर्ड सीन, पर्सन, 3 टेबल्स यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा, आपको जो है कि कितने टाइप्स ऑफ बर्ड्स के अंदर बताए गए, एक इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ बर्ड्स थी, इसका मतलब है कि दिस इज द प्राइमरी की ओवर हियर। पर्सन आईडी, ये आपके पास इज अ फॉरेन की ओवर, सॉरी प्राइमरी की है इसकी, यहाँ पर ये एज अ फॉरेन की आई है, यहाँ पर ये दूसरी आपके पास फॉरेन की है, और यहाँ पर ये इस टेबल की अपनी प्राइमरी की सीन आईडी। सिंपल बात मुझे साफ नजर आ गया कि यहाँ पर इंटरमीडिएट टेबल जो है, बर्ड सीन इज द इंटरमीडिएट टेबल बना हुआ है, बाकी दोनों टेबल्स की अपनी प्राइमरी कीज मौजूद हैं, 3NF में टेबल मौजूद है। सिंपल, कितने आराम से नजर आ गया मुझे ये बात। अच्छा, उसके अंदर जो है हमें यहाँ पे कहा जाता है, कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग 2 फॉरेन कीज ऑफ द डेटाबेस टेबल वेयर ईच इज फाउंड। वो कहते हैं कि आपने जो है यहाँ पर बाकी दोनों डेटाबेस टेबल जो हैं आपने उसके क्या बताना है, फॉरेन कीज बतानी है, जो यहाँ पर 2 आई हुई हैं, 2 फॉरेन कीज जो इसमें अकर हो रही हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे बर्ड आईडी अकर हो रही है एज अ फॉरेन की, बर्ड आईडी, और दूसरा हमारे पास पर्सन आईडी एज अ फॉरेन की आई हुई है। और ये दोनों किस में आई हुई है, ये दोनों की दोनों हमारे पास बर्ड सीन में आई हुई है, ये दोनों की दोनों बर्ड सीन में आई हुई हैं।
वो कहता है कि आपने जो है उसके बाद अब आपने यहाँ पर, अच्छा उसके बाद जो है सर प्राइमरी की सबसे पहले नहीं, ज़रूरी नहीं है। प्राइमरी की जो होती है वो सब आपके पास एक तो या तो अंडरलाइन होती है खुद से, और अगर वो अंडरलाइन नहीं है तो आपने खुद सोचना होता है। देखो आईडीज यूजुअली आर द थिंग्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई समथिंग। तो इस तरह से जो है आप सोच सकते हैं कि वो जो है उसकी प्राइमरी की है। पर्सन में पर्सन आईडी सारे एट्रीब्यूट्स को देखकर ऑटोमेटिकली हमें नजर आ जाता है ना कि वो उसकी यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करा रही है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है कि आपने यहाँ पर इसको मैचिंग करनी है। देखो 1NF आपके पास क्या होता है? 1NF इज द पार्ट वेयर रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड। रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट जब रिमूव किए जाते हैं तो आपके पास 1NF आ जाती है। सेकंड एनएफ में जो है पार्शियल की डिपेंडेंसीज रिमूव की जाती हैं। एंड 3NF में जो है आपके पास ऑल फील्ड्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ये डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जो मैंने करने का बताया तरीका शॉर्टकट हो रहता है, और याद करने के लिए ये बड़ी डेफिनेशन है। उसके बाद वो कहता है आपसे कि आपको ये डेटा टाइप टेबल गिवन है और इसके लिए एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना है ताकि आप जो है ये टेबल डिफाइन कर सके। बर्ड टाइप टेबल जो है ये डिफाइन कर सके। अच्छा, बर्ड टाइप टेबल हमने डिफाइन करना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल बर्ड अंडरस्कोर टाइप ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, बर्ड आईडी, नेम, साइज। बर्ड आईडी, अच्छा बर्ड आईडी यहाँ पर क्या थी, बर्ड आईडी इज द प्राइमरी की ओवर हेयर, और इसकी लेंथ हमें नजर आ रही है फिक्स्ड 4 लेंथ है इसकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बर्ड आईडी क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप इज सपोर्टेड, इंटीजर 4 नॉट नल। मैंने बताया था नॉट नल कब यूज होता है, यूजुअली आपके पास प्राइमरी कीज में इस्तेमाल होता है। यू कैन नॉट लीव द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ब्लैंक, तो यहाँ पे नॉट नल आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसके बाद नेम, नेम इज वारकार, नेम वारकार। आप देख सकते हैं कि नेम जो है इसका वो डिफरेंट लेंथ्स में है ना, डिफरेंट लेंथ है, तो इसलिए वी कांट से कि इसकी कितनी डिफाइंड लेंथ है, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं इस पर लिखेंगे। अच्छा, कॉमास यहाँ पर डलने होते हैं, बाय द वे यहाँ पे भी कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉमा आ जाएगा। एंड तीसरी चीज आपके पास क्या थी, साइज। साइज, साइज हमें नजर आ रहा है मीडियम स्मॉल लार्ज करके लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो वारकार। अगेन वेरिएबल लेंथ के टर्म्स यूज की हुई हैं, कोई हम मैक्सिमम लेंथ नहीं डिफाइन कर सकते। एंड प्राइमरी की हमारे पास क्या है, प्राइमरी की इज द बर्ड आईडी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्राइमरी की बर्ड आईडी। एंड देन यू आर गोइंग टू पुट हियर अ क्लोजिंग ब्रैकेट एंड अ सेमीकोलन। आपके पास टेबल डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। देखो टेबल डेफिनेशन में आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स गिवन थे, बर्ड आईडी, नेम एंड साइज। बर्ड आईडी इज द प्राइमरी की ओवर हेयर, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं फिक्स्ड 4 है, हर की 4 है, और बर्ड आईडी इज द प्राइमरी की ओवर हेयर, तो हमने लिखा कि ये इंटीजर 4 लेंथ का है एंड इट इज नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकते। नेम वारकार था, साइज वारकार था, लेकिन इसकी कोई आपके पास लेंथ फिक्स नहीं थी, तो वी कैन लीव देम ब्लैंक अगेन। एंड प्राइमरी की बर्ड आईडी है, प्राइमरी की आपके पास बर्ड आईडी थी, हमने वो यहाँ पे लिख दी, टेबल डिफाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, व्हाई नॉट सर ये सिंटैक्स याद होने चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, सबके लिए याद होने चाहिए आपको, पेपर में इसका कुछ भी नहीं गिवन होगा आपको। द डेटाबेस टेबल्स आर रिपीटेड हेयर फॉर, जी इस पर जो है एक और बात यहाँ पे भी है कि आपके पास पेपर में तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपको, बल्कि चार टोटल जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग आपको जज की जा रही होती हैं। अगर आप एक आपको चैप्टर 4 असेंबली लैंग्वेज जज की जाती है, जो कि आपको दोबारा से पेपर 3 के अंदर भी आती है, चैप्टर 4 पेपर 1 और पेपर 3 के अंदर। सेकंड डेटाबेसेस चैप्टर 8 पेपर 1। उसके बाद थर्ड जो जज किया जाता है आपको सूडो कोड्स पे जज किया जाता है, विच इज़ ऑन इन पेपर 3 एंड पेपर 2। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट होती है प्रोग्रामिंग, जो कि पेपर 4 की प्रोग्रामिंग होती है।
जो कि आप पाइथन वीबी या जावा में से किसी एक में देते हैं। उसके अलावा एक और आपके पास जो प्रोग्रामिंग आती है दैट इज़ बेसिकली इन डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छोटे छोटे कोड्स होते हैं, जो कि बेसिकली इतनी लेंथ ऑफ कोड जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं उतनी लेंथ के कोड जो है आपको पेपर सी में दोबारा आते हैं। इन टोटल 5 डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग आपको जज की जाती है। हम लोग खाली सूडो कोड्स पर टेंशन लेते हैं, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें टेंशन लेने वाली हैं। अच्छा, खास तौर पे कॉम्पोजिट रूल्स के लिए तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है द डेटाबेस आर रिपीटेड हियर फॉर रेफरेंस। आपको डेटाबेस यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है और वो कह रहे हैं किसी स्क्रिप्ट लिखें फॉर ईच साइज सीन बाय द पर्सन विद द आईडी ऑफ J_123। कुछ चीज़ें जो होती है ना डेटाबेस के अंदर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, जैसे ये उससे वैसे दिया हुआ है, आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप देख सकते हैं लंबी स्टेटमेंट है, आपको कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या यहाँ पे देखना है, हमने बेसिकली करना है रिटर्न द नंबर ऑफ बर्ड्स यानी कि काउंट ऑफ ईच साइज सीन बाय द पर्सन विद द आईडी ऑफ दिस। देखो आपके पास क्या है, बर्ड का साइज बर्ड टाइप में मौजूद है, ठीक है, बर्ड का साइज यहाँ पे मौजूद है और पर्सन आईडी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इनके लिंकिंग टेबल जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा काउंट। आपने काउंट करना है ना बर्ड आईडीज आप काउंट करेंगे। एज नंबर ऑफ बर्ड्स का क्या मतलब होता है, एज नंबर ऑफ बर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करके देगा, लेकिन ये आपके पेपर में नहीं है, उसने सिर्फ वैसे डाला हुआ है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। बट यू डोंट एक्चुअली नीड द लाइन ओवर हियर फ्रॉम बर्ड अंडरस्कोर टाइप कॉमा, दूसरी जगह से आप कौन सी जगह से उठा रहे हैं, देखो आपकी जो पर्सन आईडी वगैरह है वो किधर मौजूद है, वो आपके पास मौजूद है बर्ड अंडरस्कोर सीन में, बर्ड अंडरस्कोर सीन में वेयर डैश इज टू J_123। ये क्या थी, ये आपकी पर्सन आईडी थी, वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल टू दिस एंड बर्ड टाइप डॉट बर्ड आईडी। ये लिंकिंग वाली बात आ गई, लिंकिंग हमने किससे की हुई, बर्ड सीन से, बर्ड सीन डॉट बर्ड आईडी अंडरस्कोर बर्ड आईडी डॉट साइज। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसकी ग्रुपिंग कर रहा है। ग्रुपिंग कैसे आइडेंटिफाई होती है, जब आपके पास ईच लफ्ज लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप बाय वाली कमांड यहाँ पे यूज होगी। जब आपके पास ये ग्रुप बाय यूज होनी कहाँ पे, जहाँ पर आपके पास ईच साइज के हिसाब से मुताबिक वो सॉर्ट करने को कह रहा है आपको। तो अच्छा ये वाली जो लाइन है ना ये इग्नोर कर दो, इग्नोर दिस लाइन। सेलेक्ट बर्ड साइज एंड काउंट द बर्ड आईडीज from bird type and bird scene table where person id is equal to J_123 and both tables are linked with the bird id and group the data by size। ये बात पूरी कोड में लिखी हुई है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन इसमें, जुहा आपका? ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, The shop manager has designed the relational database to store customer orders. The database will have the following tables। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास following tables बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अच्छा, अब ये जो है ना अगेन थोड़ा सा सवाल को उसने मुश्किल किया हुआ यहाँ पर। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाउन। शॉप में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें शॉप ऑर्डर है, जिसकी प्राइमरी की थी, सारी प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ को रिजॉल्व करते हैं। प्राइमरी कीज़ है यहाँ पर, ये आपके पास फॉरेन की है, जिसकी प्राइमरी की है। सप्लायर में सप्लायर आईडी, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। आइटम में आइटम नंबर, सप्लायर आईडी, आइटम ने हमारे पास है आइटम नंबर एंड सप्लायर आईडी, और हमारे पास ये सॉरी ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की, ये प्राइमरी की। उसके बाद ऑर्डर आइटम में हमारे पास आइटम नंबर एंड ऑर्डर नंबर आर हेयर अगेन, इस दोनों की हमारे पास ये भी फॉरेन की है एंड ये ऑर्डर नंबर जो है हमारे पास, ऑर्डर नंबर किधर था, ये भी हमारे पास इधर एज ए फॉरेन की है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि ये जो है हमारे पास डायरेक्टली 3NF में आपको अगरचे ना नज़र आ रहा हो, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है चीज़ों के अंदर। आपके पास कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, सप्लायर का भी डेटा है और आइटम्स का भी डेटा है। उस वजह से यहाँ पर वो चीज़ डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 3NF आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी काम नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर इजी काम सिर्फ इतना सा है कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये सबकी प्राइमरी कीज मौजूद है, सबकी अपनी अपनी प्राइमरी की मौजूद है, हर एक की दूसरी टेबल में फॉरेन की जा रही है, बट कोई ऐसा टेबल नहीं नजर आ रहा है जिसमें सबकी फॉरेन कीज हो। क्या ये 3NF में है? नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि ऐसे सवालों में वो आपसे पूछता ही नहीं है कि वो 3NF में हो या ना। तो डोंट वरी, इतने कॉम्प्लेक्स चीज के ऊपर जो है वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगने वाला। जब मांगेगा वहां पर उस क्वेश्चन में ये चीज आइडेंटिफाई करना उसी रूल्स के ऊपर होगी जिस रूल्स के अंदर मैंने बात की थी। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाए। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसी तरह से बनाना है कि एक टेबल में प्राइमरी की, दूसरे की फॉरेन की। यहाँ पे याद है कि मैनी टू मैनी नहीं होगा, बस ये बात याद रखते हैं कि इसमें मैनी टू मैनी नहीं रिप्रेजेंट करा रहा होता वो। इफ इज टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस तो वहां पर वो आपसे यूजुअली नहीं करवा रहा होता। आपको नजर आ रहा है कि कस्टमर टू शॉप ऑर्डर, पहला आपके पास रिलेशन इन दोनों के दरमियान में आएगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी यहाँ पर ऐसा फॉरेन की आई हुई है, तो ये आपको पता है ये बेसिकली वन टू मैनी, बस इस तरह से बनाएंगे आप इसको। डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग इसकी ये ट्रिक है ऐसा करने का। शॉप ऑर्डर से शॉप आइटम, सॉरी शॉप ऑर्डर से ऑर्डर आइटम, शॉप ऑर्डर से प्राइमरी की, यहाँ पर एज अ फॉरेन की आई हुई है, तो यहाँ पर ये अगेन वन टू मैनी हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर आइटम से आइटम, ऑर्डर आइटम के अंदर जो है आपके पास आइटम नंबर प्राइमरी की, यहाँ पर फॉरेन की था, तो आइटम से आपके पास सिंगल आएगा और ऑर्डर पे आके आपके पास इस तरह से मल्टीपल हो जाएगा। नहीं, मैनी टू मैनी नहीं करेंगे आप इसमें। इसमें मैनी टू मैनी नहीं किया जाता, बिकॉज ये बेसिकली आपके पास ड्रॉ ही फॉर नॉर्मलाइज्ड डायग्राम्स किया जाता है। नॉर्मलाइज भी किया जाता है ना। अगर वो आपके पास कोई मैनी टू मैनी एग्जिस्ट करता होगा तो स्पेसिफिक केस में फिर वो आपको बता देगा या उसको इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना आपसे डायरेक्टली नहीं करवाया जाता। फॉर अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस मैनी टू मैनी इज नॉट ड्रॉन, क्योंकि पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता ही है कि आपके पास मैनी टू मैनी ना हो। ये टेबल जो है हमारे लिए यहाँ पर एक एज्यूम्ड बात है। अगर मेंशन्ड होता कि नॉर्मलाइज नहीं है, ये करना है आइडेंटिफाई, तो फिर और बात होती, बट हियर वी कैन एज्यूम इट एज नॉर्मलाइज्ड, इस वजह से नहीं कर रहे। एंड कोई बनेगा ही नहीं। अभी आपको देखें, आप जो है इसके अंदर मैनी टू मैनी फॉर्म ही नहीं होगा किसी तरह से। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ये, तो मैनी टू मैनी कहीं से फॉर्म वैसे भी नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सप्लायर से आइटम, सप्लायर की प्राइमरी की, सप्लायर की प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर आई हुई है, तो सप्लायर की प्राइमरी की यहाँ पर एज अ फॉरेन की आई हुई है, तो ये भी आपके पास वन टू मैनी हो गया। कस्टमर और सप्लायर के दरमियान में, कस्टमर और सप्लायर के दरमियान में कोई प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप नहीं है। ये दोनों टेबल्स आपस में ज्वाइन ही नहीं हुए किसी तरह से, कोई कनेक्शन नहीं है इनका आपस में, तो इनके लिए आपको नहीं ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सबके वन टू मैनी प्रूव किए हैं, यहाँ पर कोई मैनी टू मैनी फॉर्म ही नहीं हो रहा था इधर। सिस्टम क्या था कि एक टेबल की जब प्राइमरी की है, दूसरे में फॉरेन की आ रही थी। कोई ऐसा टेबल इंटरमीडिएट टेबल डायरेक्टली नहीं बना हुआ था। इंटरमीडिएट टेबल आपके पास अगर नजर आ रहा है, तो इंटरमीडिएट टेबल बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये सप्लायर आइटम, नहीं सॉरी, ये मैं दोबारा समझाता हूँ कैसा बना हुआ है। देखो अगर हम इस सारे टेबल को देखते हैं फॉर्म करके दोबारा से, तो पहला हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास शॉप ऑर्डर, शॉप ऑर्डर आइटम और ऑर्डर आइटम, इन दोनों का जो है, इन दोनों की जो है कि कहते हैं प्राइमरी कीज यहाँ पे फॉरेन कीज के तौर पे आई हुई, इन दोनों की प्राइमरी कीज यहाँ पर एज फॉरेन कीज आई हैं। उसके बाद शॉप ऑर्डर के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर जो है इसकी प्राइमरी की यहाँ पर एज अ फॉरेन की आई है, और सप्लायर की जो प्राइमरी की थी वो भी यहाँ पर एज अ फॉरेन की आई हुई है। हर टेबल दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट टेबल वाला एक्शन कर रहा है पार्शली। एक्चुअल इंटरमीडिएट टेबल वैसे तो ये है, सिर्फ एक ये है और एक ये है, दो इंटरमीडिएट टेबल फॉर्म हुए हैं, बट हर टेबल के अंदर वन टू मैनी बन रहे हैं। क्योंकि हर टेबल का वन टू मैनी बन रहा था ऑलरेडी, तो इसलिए हमारे पास कोई मैनी टू मैनी डायरेक्टली थे भी नहीं ठीक इंटरमीडिएट बनाया जाए, कोई डायरेक्टली हमारे पास मैनी टू मैनी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इससे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें यहाँ पर। एंड बाकी डायग्राम में मैंने दिखा दिया कि जहाँ की प्राइमरी की दूसरी का पे फॉरेन की आ रही होती है, तो यहाँ पर प्राइमरी की वाली साइड पे एक बनता है, फॉरेन की वाली साइड पे आपके पास तीन तीन बनते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर आगे कि आइडेंटिफाई थ्री एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कंपेयर टू फाइल बेस्ड अप्रोच। आपके पास जो है फाइल बेस्ड अप्रोच के मुकाबले में क्या होती है कि सबसे पहले रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी होती है डेटाबेस में, रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी, रेपिटेशंस कम होती हैं, आपके पास डेटा इंटीग्रिटी इंप्रूव्ड होती है। जी, आपके पास जो है दूसरी दूसरी बात ये होती है कि आपके पास जो है कि कहते हैं इम्प्रूव डेटा इंटेग्रिटी और एक्सेस राइट्स वाली सिक्योरिटी मौजूद होती है।
improved data integrity, आपके पास जो है improved security features, improved security features like access rights. Write the structure query language script to define the database shop. डेटाबेस शॉप को डिफाइन करने के लिए जो है कैसा करेंगे, डेटाबेस के लिए सिंपल लिखा जाता है क्रिएट डेटाबेस शॉप, बस. Write the SQL script to return the total quantity of items. Return the total quantity of items that the customer with the ID of this has ordered. अच्छा, कस्टमर जिसकी आईडी HJ231 है उसके टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स को हमने लिखना है. कैसे देखा जाएगा, इसलिए पहले ये सारा मेस अरेज करते हैं. अच्छा, क्या देखना है हमने हमने देखना है कि हमारे पास टेबल कौन से, कस्टमर के टोटल क्वांटिटी किधर मेंशनड है, क्वांटिटी यहाँ पर मेंशनड है, ठीक है, और आईडी का मेंशनड है, आईडी यहाँ पर भी मेंशनड है, आईडी यहाँ पर भी मेंशनड है. अच्छा, तो हाँ, और लिंकिंग किधर हो रही है, हाँ लिंकिंग इधर हो रही है, ये देखो लिंकिंग किसके अंदर हो रही है, ये वाली, यहाँ पे ऑर्डर नंबर और यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिंकिंग है, तो हम ये वाली कस्टमर आईडी उठाएंगे, ये वाली नहीं उठाएंगे क्योंकि इसके साथ लिंक नहीं बना हुआ हमारे पास. क्वांटिटी इधर है, कस्टमर आईडी इधर है, ठीक है. यहाँ पर ये क्या थी, यहाँ पर ये जो ऑर्डर नंबर था ये यहाँ पे जो यहाँ पे ये प्राइमरी की थी और यहाँ पर ये फॉरेन की थी, ठीक है. क्वांटिटी हमने देखनी है, क्या करना है, इस क्वांटिटी का टोटल करना है हमने, तो इधर हमारे पास आ जाएगा सम वाला फंक्शन, सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम, फ्रॉम आपके कौन कौन से टेबल थे, ऑर्डर आइटम से, ऑर्डर आइटम से, और आपके पास दूसरा टेबल था शॉप ऑर्डर का, कॉमा शॉप ऑर्डर. इन दोनों टेबल से हम करेंगे जहां पर ऑर्डर नंबर इज टेकन एज द रेफरेंस की, यानी कि वो जो प्राइमरी की फॉरेन की थी आपके पास, वो आपके पास ऑर्डर नंबर था, वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर is equal to shop underscore order dot order number, where, और दूसरी बात यहाँ पे क्या कि एंड कस्टमर आईडी is equal to HJ231 सेमीकोलन. ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी जोहा, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 अब एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन हैवी क्वेश्चन है ये. 6 एंड 4 10 एंड 2 12 एंड 3 15 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और खासा बड़ा 6 मार्क्स का एक पार्ट दिया इसने. उसमें वो आपसे पूछता है कि a company is developing a website that will allow users to create an account and then play a quiz every day. The data about users and quizzes are stored in the database table. आपके पास किस बारे में डेटा स्टोर्ड है, यूजर्स के बारे में, क्विजेस के बारे में. यूजर्स क्या कर सकते हैं कि अपना एक अकाउंट क्रिएट करके एक क्विज खेल सकते हैं. The user must select a unique username and enter a valid email address to create an account. All users must be over the age of 16. The new quiz is given to a user every day. हर quiz एक यूजर को नया quiz दिया जाता है. Each quiz is stored in its own text file. हर text file में store हुआ है quiz. The database stores the file name of each quiz.
फाइल नेम ऑफ ईच क्विज यहाँ पे शो हो रहे, तो ऑटोमेटिकली उससे ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ठीक है। फाइल नेम आपके पास मौजूद है एंड डेट इट कैन बी प्लेड। द यूजर गेट्स अ स्कोर फॉर ईच क्विज। हर क्विज का स्कोर दिया जाएगा और स्कोर के अगेंस्ट आपको रेटिंग दी जाएगी, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर वगैरह इस तरह की चीज। 3NF पे टेबल का डिजाइन यहाँ बनाना है, खुद से बनाना है 3NF। क्या करेंगे, सिंपल वो ये सोच याद रखना है, चीजें कितनी है, एक दो, दो चीजें इंटरमीडिएट टेबल बना के 3NF में लाएंगे ताकि मैनी टू मैनी टूट जाए। तीनों टेबल्स की अपनी अपनी प्राइमरी की रखी जाएगी, बाकी दोनों की प्राइमरी की थर्ड टेबल में फॉरेन की के तौर पे आ रही होगी। बस सबसे पहला टेबल जो है हम यहाँ पर अपने पास यूजर का टेबल बना लेते हैं जो खेलने आया है। यूजर के बारे में उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई थी, यूजर के बारे में उसने बताई थी कि उसके पास एक यूनिक यूजर नेम होगा। यूनिक यूजर नेम जो है आपके पास, दैट इज बेसिकली इट्स प्राइमरी की, अंडरलाइन कर दी, कॉमा। उसके बाद उसने कहा था क्या है उसके पास, ईमेल होगी, उसकी जो है कि कहते हैं डेट ऑफ बर्थ और एज ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आ जाएगी ईमेल, उसके बाद यहाँ पर उसके ले लेते हैं हम एज, और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर उसके पास अभी के लिए तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो थी हमारे पास क्विज, जो क्विज खेल रहे हैं उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। उसके अंदर जो है आपके पास क्या होगी, देखो क्विज के अंदर जो है आपके पास मौजूद है फाइल नेम, क्विज का हमारे पास फाइल नेम मौजूद है और डेट इट कैन बी प्लेड, तो यहाँ पे उसकी डेट आ गई, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्विज आईडी बना लें, वरना फाइल नेम को भी प्राइमरी की बनाने में कोई हर्ज नहीं है। हम बेशक इसको जो है इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास क्विज टेबल बन गया, फाइल नेम और डेट आ गई। वेयर फाइल नेम जो है हम उसका प्राइमरी की रख लेते हैं, लेट्स जस्ट सपोज कि वो है, और ठीक है। और तीसरा हमारे पास इंटरमीडिएट टेबल, यूजर अंडरस्कोर क्विज। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली दोनों की प्राइमरी कीज होंगी, यूजर नेम कॉमा फाइल नेम, ठीक है। और ये इसकी दोनों की कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी बना रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पर आपके पास तीसरी चीज आएगी, हर यूजर का हर क्विज के मुताबिक, देखो ना, हर यूजर को हर क्विज के मुताबिक स्कोर मिल रहा था, फॉर ईच क्विज मिल रहा है, इस वजह से हर क्विज के मुताबिक उसका स्कोर आ जाएगा। एंड उसके बाद उसकी रेटिंग थी, उसकी रेटिंग जो है वो हम यूजर की डाल देते हैं यहाँ पे रेटिंग आ। बस 6 नंबर का ये सवाल था, हमने हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन डाली। जी बस यही था, समझ आया, जी जी बस 6 नंबर का पूरा हो गया। जोहा को क्लियर हुआ ये, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ एक दफ़ा कि तीनों की इन्फॉर्मेशन देखनी थी। यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखी हमने यहाँ से, यूज़र नेम था, ईमेल एड्रेस था, एज थी और यूज़र की रेटिंग थी, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन थी। रेटिंग बस उसने यहाँ पे मेंशन की थी, वो लिखी। क्विज के बारे में उसने क्या कहा था कि फाइल नेम होगा और उसकी डेट होगी जिस पे खेला जा सकता है उसे। और तीसरा सोल क्या था, तीसरा सोल ये था कि हर क्विज के मुताबिक स्कोर मिल रहा था, तो वो एक इंटरमीडिएट टेबल में आना था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये बात कि इंटरमीडिएट टेबल 3NF में होता है, वो हमने बना दिया, तो उनकी फॉर्म्स की डाल दिया, वहाँ पे स्कोर उसके अंदर डाल दिया। बिलफर्ज अगर आप स्कोर वहाँ पे रखना भूल जाते, अगर आप स्कोर लिखना भूल जाते तब भी आपको 6 नंबर मिल जाते। तो थिंग इज कि एट द बैक एंड आपके पास इस क्वेश्चन के 9 कंटेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप स्कोर लिखना भूल जाओ कि आप एक छोड़ भी दोगे तो बाकी सारे कंटेंट पॉइंट्स आपके फिर भी पूरे हो रहे हैं। ये इतना सा आंसर 9 मार्क्स का आंसर लिखा हुआ है, ये इतना सा आंसर इज ऑफ 9 मार्क्स, इनमें से स्कोर भूल भी जाते तब भी आपको आंसर मिल जाता। एग्जामिनर ने 2024 का पेपर है, ये कोई वो कोविड एरा का भी नहीं है, मुश्किल पेपर था, उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर इतनी रिलैक्सेशन दी हुई है। तो इन चीज़ों की आपने, जो मैंने असूल बता दिया आपको करने का, उसके ऊपर करेंगे तो जितने नॉर्मलाइजेशन के सवाल हैं मिनटों में होंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर कि द कंपनी इज, जी, द कंपनी इज यूजिंग database management system to set up the database. What is meant by the DBMS features, data dictionary and logical schema? इन दोनों के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। लॉजिकल स्केमा जो आपका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, ओवरव्यू होता है, और जबकि डेटा डिक्शनरी जो होती है वो आपके पास डेटा अबाउट द डेटाबेस होती है। तो ये खैर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई खास अच्छी चीज़ नहीं थी।
उसके बाद कहते हैं द कंपनी हैज एन अदर टेबल डेटाबेस फार्मिंग फॉर अ डिफरेंट गेम। उसके पास एक अलग डेटाबेस है फार्मिंग के नाम से। द डेटाबेस फार्मिंग हैज अ टेबल नेम्ड इवेंट इन which is shown for some sample data। ये सैंपल डेटा इवेंट टेबल का है। द डेटाबेस फार्मिंग हैज अ सेकंड टेबल नेम्ड प्लेयर। एक और टेबल है जिसका नाम प्लेयर है और उसकी प्राइमरी की प्लेयर आईडी है। प्लेयर आईडी इन इवेंट, इस इवेंट टेबल में नीड्स टू बी सेटअप एज अ फॉरेन की बनानी है बस। तो फॉरेन की के लिए एसक्यूएल लिखें। कैसे करते हैं फॉरेन की डालने के लिए? आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल, किस में डालनी है हमने इवेंट टेबल में डालनी है। इवेंट ऐड फॉरेन की प्लेयर आईडी रेफरेंस प्लेयर टेबल की प्लेयर आईडी। ठीक है, ये आपके पास इस टेबल के अंदर आकर फॉरेन की ऐड हो गई। किसी और टेबल की थी, जो टेबल आपके पास था प्लेयर टेबल था, उसकी प्राइमरी की यहाँ पर आकर एज फॉरेन की ऐड हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है, ठीक, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है अगला यहाँ पर कि राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट ईच प्लेयर हैज कंप्लीटेड। हर इवेंट जो उसने कंप्लीट किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे काउंट इवेंट आईडीज, सिलेक्ट करेंगे हम काउंट। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ईच प्लेयर हैज कंप्लीटेड, तो यहाँ पे ग्रुपिंग भी होनी है, यहाँ पर साथ साथ अब ग्रुपिंग भी होगी। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट इवेंट आईडीज कॉमा प्लेयर आईडी, क्योंकि हर प्लेयर के हिसाब से करना है ना, इस वजह से प्लेयर आईडी फ्रॉम इवेंट। एक ही टेबल है तो ज्वाइनिंग नहीं करनी जरूरी, कोई भी कंडीशन भी कोई खास नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली बस के बाद आ जाएगा ग्रुप बाय प्लेयर आईडी, क्योंकि हर प्लेयर के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। बस स्क्रिप्ट कंप्लीट। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर दो क्वेश्चन अभी और रह गए बस हमारे। आई नो थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है आज, लेकिन ये करने पे ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 में वो बोलता है हमसे कि आपके पास पहला जो सवाल है वो तो फाइल बेस्ड अप्रोच का है। तो कहते हैं कि द शॉप रिपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। द शॉप ओनर स्टोर्स द डेटा अबाउट रिपेयर्स यूजिंग अ फाइल बेस्ड अप्रोच। वो कहते हैं लिमिटेशंस कैसे एक्सप्लेन की जाए और रिलेशनल डेटाबेस कैसे एड्रेस करता है, ये बात हम पहले डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। द शॉप ओनर क्रिएट्स अ रिलेशनल डेटाबेस कॉल्ड फिक्सिट। फिक्सिट नाम का उसने डेटाबेस बना दिया है। द डेटाबेस स्टोर्स डेटा अबाउट द कस्टमर्स एंड डिवाइसेस फॉर रिपेयर। डेटा सुन लें, customers devices for repair, some devices need a new part that are ordered from suppliers। तीन चीजें आपके पास हैं, टेबल चार हैं। इसका मतलब ये कि कोई कम से कम एक इंटरमीडिएट टेबल एग्जिस्ट करता होगा। सबसे पहले आपके पास पार्ट है, पार्ट आईडी के अंदर आपके पास इज प्राइमरी की ओवर है एंड यहाँ पर सप्लायर आईडी भी मौजूद है। कस्टमर आपके पास यहाँ पे प्राइमरी की है। रिपेयर नंबर आपके पास प्राइमरी की है। स्टार्ट डेट यहाँ पे कस्टमर आईडी दोबारा से एज फॉरेन की आई हुई है। और यहाँ पर आपके पास पार्ट आईडी इज अ फॉरेन की ओवर हेयर, रिपेयर नंबर इज अ फॉरेन की ओवर हेयर एंड दिस इज आल्सो मे बी सप्लायर आईडी। अच्छा, सप्लायर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इट्स नॉट आईडी, कोई कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही है। अच्छा, कहते हैं इसका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखें। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में अगर आपको यहाँ पे बात नजर आ रही होगी कि रिपेयर पार्ट इज द इंटरमीडिएट टेबल, रिपेयर पार्ट इज द इंटरमीडिएट टेबल बिटवीन पार्ट एंड रिपेयर। इन दोनों का इंटरमीडिएट टेबल है, कस्टमर का इंटरमीडिएट टेबल नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इतना तो ये है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, देखो कस्टमर और पार्ट का आपस में कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा, कस्टमर और पार्ट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कस्टमर और रिपेयर का है। फिर हेयर इट इज द प्राइमरी की और इधर आके पास फॉरेन की आ रही है, तो सिंपली आपके पास ये एक आ गया।
इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बस डायग्राम कंप्लीट। कोई सवाल इसके अंदर? अच्छा जी जी। देखो आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नजर आ रहा है कि पार्ट और रिपेयर की प्राइमरी कीज यहाँ पे एज अ फॉरेन की आई हुई है। इन दोनों की प्राइमरी कीज यहाँ पर एज फॉरेन की आई हुई है इस टेबल में। तो यहाँ पर तो ये वाला रिलेशनशिप और ये वाला रिलेशनशिप तो डायरेक्टली में नजर आ रहा है ना कि ये वन टू मैनी है और ये वन टू मैनी है। बाकी रह गया हमारे पास कस्टमर और रिपेयर के दरमियान का रिलेशन। कस्टमर और रिपेयर के दरमियान का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है कि कस्टमर की प्राइमरी की यहाँ पर फॉरन की आ रही थी, तो ये भी एक वन टू मैनी बन गया। कस्टमर और पार्ट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कीज का एक्सचेंज नहीं है इसके दरमियान में। देयर इज नो प्राइमरी की फॉरन की रिलेशनशिप ओवर हेयर, तो कोई रिलेशनशिप इनका यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर अगली चीज़ कि हमारे पास एसक्यूएल स्क्रिप्ट गिवन है, सॉरी एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना है टू डिफाइन द टेबल दिस, कॉन्स्ट्रेंट्स इस पे लिखने हैं वेयर अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट किस से हमें नजर आ रहा है? देखो एक बात तो ये कि ये हमारे पास इसकी लेंथ फिक्स्ड है, इसकी भी लेंथ फिक्स्ड है, एंड क्वांटिटी की लेंथ फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि क्वांटिटी हो सकती है 10-12 भी मंगवाई जा रही हो। बट हमारे पास एक और बात आ जाती है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर जो रिपेयर पार्ट के अंदर ये वाले जो दो एट्रीब्यूट्स थे ये दोनों फॉरन प्राइमरी कीज भी हैं, ये दोनों ब्लैंक नहीं हो सकते, ये बात याद रखनी है। तो अब टेबल यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं, क्रिएट टेबल, रिपेयर पार्ट, और इधर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पहला एट्रीब्यूट क्या है, हमारे पास पार्ट आईडी है। पार्ट आईडी, पार्ट आईडी इज ऑफ varchar, लेंथ हमें कोई नहीं पता उसकी, नॉट नल, इट कैन नॉट बी ब्लैंक। दूसरी बात आपके पास आ जाती है रिपेयर नंबर, रिपेयर नंबर इज बेसिकली इंटीजर, इसकी लेंथ 4 है एंड इट कैन नॉट बी नल। क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ेगी, कोई भी क्वांटिटी आपके पास ब्लैंक नहीं छोड़ेगी, तो क्वांटिटी कैन आल्सो बी नॉट नल। क्वांटिटी इंटीजर नॉट नल। प्राइमरी की हमारे पास एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की थी, तो वो लिख लेंगे प्राइमरी की, पार्ट आईडी कॉमा रिपेयर नंबर, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन। बस टेबल डिफाइन हो गई। कोई क्वेश्चन इसके अंदर आपका? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है अगला यहाँ पे पार्ट कि users supplier send invoice to the company for the parts that are used. The new table invoice stores data about each invoice whether it has been paid or not. यहाँ पे सप्लायर आईडी आपके पास पड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा, और उससे कहा है कि आपके पास ये टेबल है और वो कहता है कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखे फॉर to return the total amount due to the supplier with the ID JK675 for all the invoices that have not been currently paid. अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस आईडी के अगेंस्ट जो सप्लायर है उसके लिए टोटल अमाउंट देना है जिसके कि अभी तक पे नहीं किया गया। तो आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट सम, सम करेंगे और सम क्या करेंगे हमारे पास अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम है इनवॉइस, इनवॉइस वेयर, वेयर आपके पास जो आपकी सप्लायर आईडी है, वेयर आपके पास सप्लायर आईडी is equal to JK675 एंड दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, पेड फॉल्स, आपका पेड इज इक्वल टू फॉल्स।
सेमीकोलन। ठीक हो गया, इसमें कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर अगली चीज़ यहाँ पर कि वो कहता है कि आपके पास ये डेफिनेशन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको पता है क्या होती है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी होती है टेबल्स में। कैंडिडेट की क्या होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है टू बी प्राइमरी की। टपल क्या होता है, एक रो। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रह जाता है आज का प्रैक्टिस करने वाला, इसके बाद फिर आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं। आई नो ये अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 1-3 का क्वेश्चन है। अ कंपनी मेक्स आइसक्रीम्स एंड सेल्स इट टू शॉप्स। एक कंपनी है जो कि आइसक्रीम्स बनाती है और कुछ शॉप्स को बेचती है। द आइसक्रीम इज मेड इन बैचेस। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ एंड फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इज दैट is then split into smaller quantities for sale. The company's owner has designed a relational database ice cream to store data about the ice cream and customers. ice cream and customer के बारे में डेटा स्टोर हो रहा है। आपके पास डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड नहीं है कुछ। अच्छा, इस तरह से जब होता है ना तो बहुत छोटा सा मसला होता है, सिर्फ बड़ा मसला नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है बैच, बैच आईडी, टाइप, फ्लेवर, साइज, सेलिंग प्राइस एंड डेट। यहाँ पे बड़े क्लियरली नजर आ रहा है कि टाइप, फ्लेवर, साइज, फ्लेवर एंड सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें तो आइसक्रीम की डिस्क्रिप्शन है ना। ये बैच की डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, तो उसमें एक आइसक्रीम की डिस्क्रिप्शन है ये तो बड़ी क्लियर बात हमें नजर आ रही है। ये थोड़ा सा जो है ना, जरा जनरल नॉलेज अगर आप यूज करेंगे तो बड़े आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन का। खैर, अभी हमारी वो बात नहीं है। उसके बाद आपके पास कस्टमर का नंबर इन्फॉर्मेशन मौजूद है और सेल की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कहते हैं कि दो फॉरेन की आइडेंटिफाई करें और आपने उसका रेफरेंस टेबल पे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात, आपके पास एक फॉरेन की आ रही है यहाँ पर, ये बैच आईडी और कस्टमर आईडी, और ये दोनों अपने अपने टेबल को आइडेंटिफाई करा रही है। तो बैच आईडी आपके पास क्या रिप्रेजेंट करा रही है, बैच आईडी, और यहाँ पर आपके पास ये किस टेबल को रेफर कर रही है, ये आपके पास टेबल रेफर कर रही है टेबल बैच को, और कस्टमर आईडी कर रही है टेबल कस्टमर को। अभी तक हमारा कोई कंसर्न नहीं आया 3NF से। अगर ऐसा की बात लिखी हो कि नॉट नॉर्मलाइज कुछ है, तब तक उसके बारे में नहीं सोचता जब तक कि उसकी जिक्र ना आया हो। अभी तक हम कुछ नहीं सोच रहे उस बारे में। नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये एक वो पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हैं कि वो सारा कुछ किया हुआ है, बट एक पार्शियल डिपेंडेंसीज ऑफ यहाँ पे इसकी एग्जिस्ट करती हैं। हमने इसको रिजॉल्व करना होगा आगे जाकर, लेकिन अभी हमारा कंसर्न नहीं है। कहते हैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखें टू रिटर्न द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम सोल्ड टू द कस्टमर विद द आईडी दिस इन ईयर 2023। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी, सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेल से, सेल वेयर कस्टमर आईडी is equal to 0034E and date is greater than or equal to hash 01/01/2023 and date is less than equal to hash 31/12/2023। ये आपके पास स्क्रिप्ट इसका एसक्यूएल का पूरा हो गया। कोई सवाल इसके अंदर आपका? ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास ये बैच टेबल गिवन है, ये बैच टेबल गिवन है और कहने कि इसका एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखें इसको डिफाइन करने का। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए हमने इसका एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना है। इसके अंदर हमारे पास बैच आईडी, टाइप, फ्लेवर, साइज, सेलिंग प्राइस एंड डेट, इतनी ज़्यादा चीज़ें गिवन है। तो इसको कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आखिरी सवाल है, क्रिएट टेबल बैच। सबसे पहले आपके पास बैच आईडी आ जाएगी। बैच आईडी इज ऑफ इज वारकार, इसकी कोई लेंथ नहीं डिफाइंड, तो इसलिए बस ये बैच आईडी वारकार नॉट नल
उसके बाद आ जाएगी आपके पास इसका टाइप। मज़े की बात है कि ये एट्रीब्यूट्स इस टेबल को बिलोंग भी नहीं करते, उसके बावजूद भी हमसे यहाँ पे इसके भी करा रहे हैं, बाद में इसको चेंज करा देंगे सवाल में, फिर भी करना पड़ेगा। टाइप हमारे पास क्या है, क्या वारकार अगेन, नॉट नल। उसके बाद जो है आपके पास जो है फ्लेवर है, वो भी वारकार है, फ्लेवर का नॉट नल। उसके बाद जो है आपको गिवन है साइज़। साइज़ जो है हमारे पास एक रियल वैल्यू है, साइज़ हमारे पास रियल है। एंड उसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस है, वो भी रियल है। और उसके बाद आपके पास एंड डेट है, विच इज़ डेट। एंड आपके पास प्राइमरी की है, इधर आपके पास प्राइमरी की इज़ द बैच आईडी। इन सब के आगे कॉमास लग जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। ये आपके पास इसकी डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। अब आखिरी यहाँ पे बात जो आ रही थी इस की, वो ये है कि द टेबल बैच इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। Normalize the table batch. Write the table definition for your new tables. Identify any primary key and foreign key in your table. Do not change or include tables, customer and sale. इनको नहीं चेंज करना। मसला इसका मतलब है कि सारा का सारा सिर्फ इसी टेबल में था, बाकी दोनों टेबल में मसला नहीं है, सिर्फ इसी टेबल को चेंज करना है। क्या मसला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? वो मसला जो मैंने पहले आइडेंटिफाई कराया था, वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिपीट होंगी बहुत दफ़ा। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, बैच आईडी बार बार आ रही होगी फॉर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फ्लेवर्स। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास ये देखो ना, दो डिफरेंट बैचेस में सेम आइसक्रीम पड़ी हुई है, ये ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं, आपके पास वनीला रिपीट हो रहा है बार बार। ये रेपिटेशन खत्म करने के लिए, क्योंकि ये आइसक्रीम का डिस्क्रिप्शन है, वी कैन सेपरेट दिस। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बना लेते हैं अपने पास एक नया टेबल। हम अपने पास एक टेबल आइसक्रीम का बना लेते हैं। हम अपने पास यहाँ पे एक आइसक्रीम टेबल बना लेते हैं, जिसके अंदर के हम इंक्लूड कर लेंगे इसकी आइसक्रीम आईडी। आइसक्रीम आईडी हमने खुद बनाई है, खुद से एक प्राइमरी की बनाई है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसकी टाइप, उसका फ्लेवर, उसका साइज और उसकी सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर दूसरा जो टेबल है हमारे पास, वो बैच का टेबल है। सॉरी, बैच टेबल है आपके पास, जिसके अंदर मौजूद है हमारे पास आइसक्रीम आईडी। उसके बाद जो है हमारे साथ इसके साथ मौजूद है हमारे पास बैच आईडी। ठीक है, सॉरी, बैच आईडी इसकी प्राइमरी की थी, आइसक्रीम आईडी इज नॉट द प्राइमरी की। और यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एंड डेट, इसकी इस पूरी बैच की एंड डेट। ठीक हो गया, बस ये तरह सा काम था, आपको इससे 4 नंबर मिल गए। मसला क्या था? मसला ये रिपीटिंग हो रही थी इन इन चीज़ों की, इनके लिए हमने सेपरेट टेबल बना दिया और इसको उसके आईडी के साथ रिलेट कर दिया, तो बैच के अंदर ये रेपिटेशन खत्म हो गई आपकी। बस बाकी सारी नॉर्मलाइज जो पहले से हुई हुई थी, उसने कहा था कि बाकी दोनों टेबल्स को आपने टच नहीं करना। कोई क्वेश्चन इसके अंदर आपका, कोई कन्फ्यूजन? जी मैं बता देता हूँ। देखो, उसने हमें पहली बात यहाँ पे कही थी कि आपका बैच टेबल जो है ना, नॉर्मलाइज नहीं हुआ हुआ, द बैच टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। और उसने कहा था कि इसको नॉर्मलाइज करें। यहाँ पे ये बात उसने कही थी, कस्टमर और सेल टेबल को नहीं छेड़ना आपने, और एक नया टेबल फॉर्म करना है। ये देखो, तो नया टेबल फॉर्म करना है, इन दोनों टेबल्स को आपने नहीं छेड़ना। इन दोनों टेबल से जो आपने नहीं छेड़ना और एक नया टेबल फॉर्म करना है, तो हमें नजर आ रहा था कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है आइसक्रीम की बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, आइसक्रीम से ये इन्फॉर्मेशन बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने आइसक्रीम का टेबल सेपरेट कर दिया, टाइप, फ्लेवर, साइज एंड सेलिंग प्राइस। ये आइसक्रीम के मुतालिक चीज़ें हैं ना, ये हर आइसक्रीम के लिए डिफरेंट है। वनीला आइसक्रीम के लिए डिफरेंट है, चॉकलेट के लिए डिफरेंट है, लेमन के लिए डिफरेंट है। अगेन आप देख सकते हैं कि वनीला आइसक्रीम में दो टाइप्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमने इसके लिए टेबल सेपरेट कर दिया, इन 4 एट्रीब्यूट्स के लिए टेबल सेपरेट कर दिया। और उन 4 एट्रीब्यूट्स के लिए हमने एक सेपरेट प्राइमरी की बनाई। उस प्राइमरी की को यहाँ पर हमने एज ए फॉरेन की डाल दिया,
इसकी प्री प्राइमरी की रहने दी और एंड डेट को यहाँ पर रहने दिया। ये हमारे पास एक नया टेबल फॉर्म हुआ था सारा, ताकि रेपिटेशन जो है हमारी रिड्यूस हो जाए। नॉर्मलाइजेशन, बाकी सारी नॉर्मलाइजेशन पहले की हुई हुई थी, आप देख सकते हैं कि बाकी सारी हुई हुई पहले की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों की प्राइमरी कीज यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे हाई हुई है, और सबकी जो एलिमेंट्स है वो प्योरली डिपेंडेंट है। सो इनके अंदर एक सेपरेट जो है ना रेपिटेशन बहुत ज़्यादा, रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, उसको रिड्यूस करना था आपने। उसके अलावा सारी बाकी सारी नॉर्मलाइजेशन पहले की हुई हुई थी यहाँ पे, वो हमने वो वाली चीज़ भी कर दी। 3NF टेबल आपका आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जो है आपके पास जो है जो टॉपिकल्स के अंदर जो मेरे नज़दीक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9, 11, 14, 17, 20 एंड 22 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने एड्रेस कर दिए। ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर मुश्किल सवाल आए थे, ये वो थे जिनके ऊपर के एग्जामिनर ने आपके मार्क्स ज़्यादा काटे हुए थे, बताया था कि स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लूज किए हैं। उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी थी, मैंने आपको करवा दी। लेकिन दिस प्रैक्टिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस क्वेश्चंस। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन टोटल जो है आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं 25 क्वेश्चंस। आप लोग मज़ीद अपने ओन पर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अपने ओन पर आप चाहें तो जितने भी और क्वेश्चन हैं आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं। टॉपिकल्स आप लोगों के साथ शेयर्ड है, इसके अंदर तमाम वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दी हुई है। ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप लोग अपने ओन पे ट्राई कर सकते हैं। रिमूविंग द 8 क्वेश्चन मैं लिस्ट मेंशन कर दूंगा दोबारा से कि कौन से मैंने एड्रेस किए हैं, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं खुद से, आप खुद से करें प्रैक्टिस, और कोई क्वेश्चन में कंसर्न हो तो मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है आप लोगों को गाइड करने में। कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इट वाज अ गुड टाइम। ये बात है कि सेकंड सेशन में बहुत थोड़े लोग आए हैं फर्स्ट के मुकाबले में, बट स्टिल टॉपिक ऐसा था कि स्टूडेंट्स ज़्यादा समझ रहे होते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर की तो बात है, लेकिन ये एक चैप्टर बहुत एसेंशियल चैप्टर था। क्या ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया? आप में से किसी को कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है, और अगर सवाल नहीं है तो फिर आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग जा सकते हैं। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम।